अब जो 2016 का दंगा हुआ, क्या कांग्रेस या हुड्डा सब उसको कैश नहीं कर पाए? फिर ना नहीं कर पाए। उसके बाद उसको इसलिए नहीं कर पाए ना, उसमें वो कर पाते, लेकिन वहां हुआ क्या, जो हुड्डा साहब के सबसे नजदीकी लोगों में शामिल थे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, और जो एक खाप के एक नुमाइंदे थे, उनकी जो एक ऑडियो जो वायरल हुई ना, उस ऑडियो ने सब सिस्टम का नाश कर दिया। और हरियाणा का ये इकलौता रिकॉर्ड है आज तक का, और हो सकता पूरे देश का हो, जहां एक आदमी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के सामने निर्दलीय खड़ा। तो शाम से भी निर्दलीय लड़ा बंसीलाल के सामने, आदमपुर से भजनलाल के सामने इंडिपेंडेंट लड़ा, दोनों जगह निर्दलीय और दोनों जगह दो पूर्व मुख्यमंत्री। मतलब एक सिटिंग मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री। जी, टिकट नहीं मांगने जाओ थे लोग, वोट बिड डर के मांगा करते। बहुत क्रिटिकल स्थिति। तो देखो नेचुरल एक बात है जी, अब दुष्यंत चौटाला की जब 2019 में जी टिकट मांगने के लिए लोग लाइन में लग रहे थे, ना, और इस बार वो धक्का देते हैं तो भी कौन लेने पाओ था कोई। हाँ, चौटाला परिवार एक ऐसा परिवार है, चाहे उनके 5000 वोट आ जाए, जोश कम नहीं होगा, फिर अगले इलेक्शन फिर जोश से। मैं एक बात सबको कहता हूँ जी, हरियाणा की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में एक फाइटर परिवार है। सबको ये पता था कि दुष्यंत चौटाला की रे माटी होनी उचाना में अगर वो चुनाव लड़ेगा, पता था ना जी। आप भी सारा बिल्कुल में रहते, सबको पता। बिल्कुल। वो फिर भी नहीं भाग गया, उसका भले ही 9000 तक कम वोट आए हों, लेकिन लड़ा चुनाव। क्यों लड़ा उसने? जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरेंडर कर रही है, इधर इनेलो सरेंडर या जेजेपी सरेंडर नहीं करती। देखो कांग्रेस भी इसलिए सरेंडर कर रही है, कांग्रेस की जो ऊपरली लीडरशिप है ना जी, उसमें वो दमखम बन नहीं पा रहा। नेता कैसे बनते हैं, अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था, उसने एक फैसला लिया कि मैं जहां से शीला दीक्षित चुनाव लड़ेगी वहीं से लड़ूंगा मैं। ठीक है, अगले दिन पूरी दिल्ली का माहौल बदल गया। अभी चर्चा कई बार सुना कि कभी हुड्डा साहब नई पार्टी बना ले, ऐसे आपने लगे समीकरण के फर्दर आने वाले साल 2 साल में, जैसे हो सकता है इनको साइड किया जा रहा हो, इनको ज्यादा तवज्जो राहुल गांधी जी की तरफ से या ऊपर नेताओं की तरफ से ना दी जा रही हो, शायद कभी इनको साइड लाइन कर दिया जाए या नई पार्टी बना ले, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखो बिल्कुल एक क्लियर कट बात बता दूं, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं आज तक जी। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई हमारे साथ है प्रद्युमन जोशीला जी। सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। सर कैसे आप? बहुत बढ़िया जी। जोशीला में पूरा जोश है जी, वो आवाज बिल्कुल करंट जैसी है, कोई बात हो तो लोगों के दिल में उतरे है जमा। क्या कहना चाहो इस बारे में? देखो ये सब जो है एक बहुत लंबा संघर्ष जी, जो मेरे जीवन का रहा जी, और परमपिता परमात्मा की दुआओं से सब ठीक है। राजनीति एक्सपीरियंस कितना होगा जी आपका? बहुत लंबा हो गया, लगभग ये मान के चलो कि पिछला 25 साल तो मैं बिल्कुल एक्टिव जो मोड है राजनीति का, उसको 25 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ, और उससे पहले भी। तो राजनीतिक गुरु कौन रहा? कोई राजनीतिक गुरु नहीं। तो फिर राजनीति में इंटरेस्ट कैसे होया? इंटरेस्ट सब समय की बात है, या फिर यूं मान लिया भाई भाग्य में है भाई, जो किस कौन आदमी राजनीति करे, कौन क्या करे, ऐसा? देखो वैसे तो ऐसा है, मेरी जो सोच है वो दूरदर्शी होगी, और उसमें भी जो राजनीति का एक ये मान के चलो कि इतना लंबा जो तजुर्बा हुआ है जी, उसके पीछे भी मैं ये मान रहा हूँ कि पूरा हरियाणा, मैंने बहुत से गांव में तो कई बार में जा लिया। जब आदमी खुद फील्ड में घूमता है ना, और वास्तव में उसको तब ये पता चलता है कि वास्तविकता है क्या। ड्राइंग रूम में बैठ के या घर में बैठ के या किसी की सुनी सुनाई बातें सुन के काम नहीं चल सकता, उसके लिए आपको धरातल पर उतरना पड़ता है। मेरे गाँव में भी गए आप? बिल्कुल गया मैं। कौन सा गांव मेरा? आपका गांव मोरखी है। क्या बात है। ठीक है, मोरखी गांव है जी, और सफीदो विधानसभा क्षेत्र है, और आपके गांव का एक शख्स विधायक भी रहा है जी। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी जो ये पटवारियों वाला बड़ा तकड़ा प्रकरण चल रहा है, तो वो भी पटवारी था। ठीक है, कमाल हो गया। तो मैं लगभग देखो कोई इक्का दुक्का कोई गाँव रह गया वो एक अलग बात है, लेकिन रहन उसने भी कौन दूं मैं जो हरियाणा के बिल्कुल आखिरी निरंतर प्रयास है। बिल्कुल, मैं हर रोज डेली मतलब 100, 20, 30, 50, 100 लोगों हैं तो फोन मेरे पास आ जाते हैं। मैं तो करता ही नहीं, बहुत अक्सर कम ही करता हूँ लोगों का फोन, सुनता हूँ।
और दूसरा, जब मैं निकलता हूँ तो लगभग और बड़ी गजब की बात मैं बताऊं जगदीप जी, तो उससे ये समझ में आ जाएगा जी। लोग तो गाड़ियों में घूमते हैं हरियाणा में, और मैं मोटरसाइकिल पर घूमे हूँ। और अगली बात बताऊंगा तो और अचंभा आ जाएगा। उस मोटरसाइकिल पर मैं ड्राइवर रखा करता। मोटरसाइकिल पर ड्राइवर था? मोटरसाइकिल पर ड्राइवर, वो आगे चला करता और मैं पीछे बैठा रहता। ये तो मेरा मतलब सुने नहीं कोई मोटरसाइकिल पे भी ड्राइवर रखा। देख लो तो, और एक साल नहीं जी, कई साल रखे। मैंने आखिरी गांव जैसे अब सैदलीपुर है, बाबा रामदेव जो है ना, स्वामी रामदेव जी, उसका गांव है सैदलीपुर। बहुत कम लोगों को पता है। हरियाणा के बिल्कुल आखिरी छोर पे है, जहाँ से राजस्थान शुरू हो जाता है, नांगल चौधरी हल्के। नांगल चौधरी, वहां भी मैं कई बार गया हूँ। दूसरी तरफ राय मलिकपुर है, जहाँ से अजय सिंह चौटाला ने एक पद यात्रा निकाली थी पूरे हरियाणा प्रदेश की, जो लोगों को याद भी होगा, सैदलीपुर से लेकर के और चंडीगढ़ तक, जिससे इनेलो की आंधी आ गई थी। उसके बाद बहुत लोग इनेलो से जुड़ गए थे। हालांकि राज फिर भी नहीं आ पाया उनका, लेकिन एकदम से उस पैदल यात्रा के बाद, और मैं ये मानता हूं कि या तो चौरी देवीलाल ने पद यात्रा निकाली थी जी, जो हिसार के ही जहाँ बैठे हैं, यहाँ कटला रामलीला मैदान है, और यहाँ से वो यात्रा निकाली थी। उसके बाद 1987 में जो आंधी आई, दिल्ली के बोट क्लब पर रैली हुई, जो आंधी आई 87 में 85, वो यहीं से था वो कारवां शुरू। या तो वो पद यात्रा थी, वो थी हिसार से और दिल्ली की। या चौरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकाली थी जब कंडेला कांड हुआ था चौटाला के राज में। तो उस कंडेला कांड के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में हीरो बन गए थे, नहीं तो उससे पहले तो कोई जाना ही नहीं करता। कोई भी इस टाइप का कांड किसी दूसरे राजनेता को हीरो बना देगा है। नहीं, वो उसको कितना के जो है फायदा कितना ले पाता उसका कैश, क्योंकि देखो कोई कांड हो जाता, मान लो बहुत से कांड हुए अलग अलग राज्यों में, लोगों के घर उजड़ गए, नाश हो गया, लेकिन नेता वहां से बन जाओ कोई ना कोई। नहीं, बिल्कुल बनते हैं जी। और देखो राजनीति आम जनता समझती नहीं इस बात। मैं आपको बताऊं, अब 3.5 महीने हो गए जी, कांग्रेस वाले घरों में बैठे हैं। वो क्यों घरों में बैठे हैं? वो ये बात देख रहे हैं कि भाई कोई मुद्दा मिले। बीजेपी वाले उनको कोई मुद्दा दे नहीं रहे। अब मुद्दा नहीं, जब तक कोई मुद्दा नहीं होगा इतना वो घर से नहीं निकलेंगे। जितने भी आज तक जो मूवमेंट बनी है, कोई भी हो, मोदी जी क्यों देश के प्रधानमंत्री बने? कोई यूं थोड़ी था भाई मोदी जी में बहुत बड़ी कलाकारी है। फिर भी जैसे 2016 का दंगा हुआ, ये बने कि जो अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई ना जी देश में जी, उस अन्ना हजारे के मूवमेंट ने 3 चीजें देश में, लोगों में करंट पैदा कर दिया। 3 चीजें की उसने जी, एक बुजुर्ग आदमी ने जी। एक चीज तो उसने ये की कि कांग्रेस का खात्मा हो गया। दूसरा, मोदी जी एक नया फेस आ गई, प्रधानमंत्री बन गई। और तीसरा, अरविंद केजरीवाल दे दिया। ये 3 चीज आ गई। अन्ना हजारे को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये 3 नई चीजें आई उस आंदोलन से। और हर आंदोलन में यूं होता है। यूं तो एक चीज और भी है जी। अब जैसे मिर्चपुर कांड हुआ जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जी, तो उसको उस समय जो है, हालांकि की जातीय तरह का एक कांड था वो, लेकिन उसको कोई और राजनीतिक पार्टी नहीं कैश कर पाई, नहीं तो उस टाइम पे उनकी सरकार भी चली जाती। इतना बड़ा मामला हो गया। अब जो 2016 का दंगा हुआ, क्या कांग्रेस या हुड्डा सब उसको कैश नहीं कर पाए? फिर ना, नहीं कर पाए। उसके बाद फिर किसान इसलिए नहीं कर पाए ना, उसमें वो कर पाते, लेकिन वहां हुआ क्या, जो हुड्डा साहब के सबसे नजदीकी लोगों में शामिल थे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, और जो एक खाप के एक नुमाइंदे थे, उनकी जो एक ऑडियो जो वायरल हुई ना, उस ऑडियो ने सब सिस्टम का नाश कर दिया। नहीं तो उनका क्या पता, तुक्का लग जाता। 2000 फिर ये किसान आंदोलन हुआ, इसको भी नहीं कैश कर पाए। फिर किसान आंदोलन को इसलिए नहीं कैश कर पाए, मैं जो समझ पा रहा हूँ जी, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक दिन रात का अंतर वर्तमान में ये है कि बीजेपी 24 घंटे 365 दिन की पॉलिटिक्स करती है, वो सारा दिन राजनीति में रहते हैं, जबकि कांग्रेस वाले केवल ये बात देखते हैं, भाई कोई मुद्दा मिल जाए तो आ जाए, बारिश आ जाए तो बाहर निकला, बस कोई मुद्दा आ गया तो ठीक है, किलकी मार लेंगे, नारे लगा लेंगे। नहीं तो आप एक बात बताओ, किलकी मार लेंगे। मैं बताऊं आपको, सुनो, आज 3.5 महीने हो गए जी। अब नायब सिंह सैनी को तो कोई जरूरत नहीं ना, वो 4 साल तो आराम से मौज कर सकते, बिल्कुल कर सकते। राज आ गया जी, और अनएक्सपेक्टेड आ गया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। 2014 से ही बड़ा आ गया जी। पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ है, पहली बार 1966 से और आज तक की किसी पार्टी की लगातार 3 योजना से सरकार है जी। और लगातार 3 योजना में भी एक और बड़ी गंभीर बात बताऊं, जिस पर बहुत कम लोग हो सकता है ध्यान दिया नहीं। हुड्डा साहब 2 योजना मुख्यमंत्री रहे जी। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 67 सीटें थी, और जब राज उनका गया ना तो 67 से 15 पर आ गई।
15 सीट आई 2014 में कांग्रेस की। दूसरे एंगल से आप देखो, टिकट नहीं मांगने जाओ थे लोग, वोट भी डर का मांगा करते। बड़ी बहुत क्रिटिकल स्थिति तो देखो नेचुरल एक बात है जी। अब दुष्यंत चौटाला की जब 2019 में जी टिकट मांगने के लिए लोग लाइन में लग रहे थे, ना। सही बात। अरे इस बार वो धक्का देते होते तो भी कौन लेने पाओ था कोई। हाँ, ये तो राजनीति में यही वो बीजेपी है। आपको एक और बड़ी गजब बात बताऊं जी, मुझे आज भी याद है, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ जी। बीजेपी वाले कोई मीटिंग करते ना तो 10 समोसे ले आते, उसमें से भी 2 उल्टे देने पड़े यार। 8 आदमी आते मीटिंग में, जिले की मीटिंग में भी 8 आदमी आते। एक वो दौर था, ठीक है। और एक आज वो दौर है कि बिना बुलाए लोग आने लग रहे हैं। आज वो हालात कांग्रेस बैन कर दिए भी, अब एंट्री नहीं होगी। अब वो बिल्कुल बैन तो इसलिए कर दिए ना भाई, कुछ एक लोग ऐसे थे जिनने 10 साल मौज ली और एंड टाइम पे फिर बाज गए। माहौल सही लग रहा था जैसे हुड्डा साहब आऊंगे। माहौल तो नहीं, उसको मेरा ये मानना है निजी रूप से कि हुड्डा साहब के साथ एक वो बड़े स्तर पर लॉबी हुआ आगी जो किसी समय देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के साथ थी। देवीलाल जी एक बात कहा करते जी, देवीलाल जी अक्सर एक बात कहते थे कि भाई चुनाव में हार जीत कोई मायने नहीं रखती, माहौल बनाए रखो। माहौल का मतलब ये है कि भाई किलकम किल करो, ठीक है साहब। देवीलाल कहा करते जी। और एक बड़ा गजब वाक्य उनका ये है, तो शाम की बात है जब उनकी सरकार गिर गई थी और किसी ने उनको, वो जो है अपना दौरे कर रहे थे, वो वैसे ही दौरे करते रहते थे। जिस दिन हार जाते थे ना चुनाव, जैसे आज परिणाम आ गया जी, वो कल से शुरू हो जाते थे, ठीक है। कोई बात नहीं, हार गए तो माहौल बनाओ। वो सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे हैं, मुख्यमंत्री तो बहुत कम समय के लिए बने। चौटाला साहब की पार्टी जो है वो एक्टिव थी और अग्रेसिव थी। हुड्डा साहब की पार्टी एक्टिव भी थी लेकिन अग्रेसिव नहीं थी, डिफेंडिव थी। थोड़ा सा अपने एरिया को बचा लो, बस इतना सोचा रहे। अब चौटाला साहब चौटाला गांव से और जींद में भी आके इलेक्शन लड़ना, महम से भी लड़ना, किसी भी एरिया में जाके इलेक्शन लड़ना, लेकिन हुड्डा साहब रोहतक तक सीमित रह गए मेरे ख्याल से। देवीलाल के परिवार में और हुड्डा साहब में यही फर्क है। मास नेता कौन होता है, लीडर वो होता है। बाल ठाकरे था, कभी मुख्यमंत्री नहीं बना ना जी, लेकिन जिस दिन वो मरा जी, जिस दिन उनका निधन हुआ, पहली बार जिंदगी में बॉम्बे बंद हो गई थी। नहीं तो बंबई तो रात को भी नहीं बंद होती, ठीक है। उतनी रोशनी, वो मास लीडर था। इसी तरह से देवीलाल का जो परिवार है ना, वो एक ऐसा परिवार है जिसने, मतलब हरियाणा तो छोड़ दो आप, उन्हें राजस्थान में भी चुनाव लड़े। राजस्थान में मैं बड़ी अचंभे की बात, बहुत कम दर्शकों को पता होगा, हो सकता है, चौरी देवीलाल ने सीकर से लड़ा आज, और वो जीते, एमपी बन के देश के उप प्रधानमंत्री भी वहीं से बने, ठीक है। 2 बार उप प्रधानमंत्री बने 2 सरकारों में। उसके बाद अजय सिंह चौटाला ने वहां से चुनाव लड़ा, नौहर और दाता रामगढ़ से, और वो दोनों जगह से जीते। अभय सिंह चौटाला ने भी, इस बात का बहुत कम लोगों को पता है, अभय सिंह चौटाला ने अपने जीवन का पहला चुनाव जो है विधानसभा का, और राजस्थान से लड़ा था पहला चुनाव, हाँ, संगरिया से, लेकिन वो हार गए थे। इसलिए उसका लोग कम जिक्र करते हैं, क्योंकि यहाँ तो जो जीतता हो वो उसी को जी हजूरी करते हैं लोग। वो पहला चुनाव उन्होंने भी राजस्थान से लड़ा, देवीलाल ने पंजाब से लड़ा, फिरोजपुर से। उसके बाद देवीलाल ने लोकसभा का चुनाव सोनीपत से लड़ा, देवीलाल ने रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ा, ओम प्रकाश चौटाला ने हिसार से लड़ा, वरना उनका तो सिरसा है चौटाला गांव। एक और बड़ी गजब बात ये, आप ये चीज देखो जी, चौटाला गांव हरियाणा का आखिरी गांव है, जिसके एक तरफ पंजाब और एक तरफ राजस्थान है। और उस चौटाला गांव से पूरे हरियाणा में इतने साल तक सल्तनत चलाना अपनी, और सारी पार्टियों में है। और अगली सुन लो जी, इस देवीलाल परिवार की पिछली जो विधानसभा थी ना, इस बार तो फिर भी नहीं है इतना सिस्टम, उसमें 5 सदस्य इनके जीते, 5 या 6, 5 जी। और उन 5 में से 2 अलग अलग पार्टियों में 2 बने जेजेपी से जी, एक बना इनेलो से जी, एक बना कांग्रेस से, और एक बना निर्दलीय बन के वो बीजेपी को भाजपा में आ गए। वो यानी सारी पार्टियां में उनकी चल रही है, और सारे देवीलाल का ही नाम ले। और अगली सुनो जी, इनके परिवार से, जो चौटाला गांव से है ना जी, इनके परिवार से 100 से ऊपर चुनाव लड़ लिए, कोई और रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। और अगली सुनो, जो बीच में बात रह गई थी अपनी, वहां से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा इन्होंने रोहतक उससे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने नरवाना से चुनाव लड़ा, ओम प्रकाश चौटाला ने उचाना से चुनाव लड़ा, ओम प्रकाश चौटाला ने हिसार पार्लियामेंट से चुनाव लड़ा, नैना चौटाला कहां बाडड़ा आखिरी जाके जीते, ठीक है, वहां से जीत गई। रणजीत चौटाला ने आदमपुर से चुनाव लड़ा, रणजीत चौटाला ने हिसार पार्लियामेंट से चुनाव लड़ा,
अच्छा, सिरसा में तो जहां से इन्होंने चुनाव लड़े ना, जैसे ये दड़बा से लड़ते थे जी। इनका परिवार रोडी से लड़ता था, अब एलनाबाद, डबवाली और रानिया से लड़ता है। एक जो एससी रिजर्व सीट को छोड़ दें और सिरसा शहर की छोड़ दें, वो भी मजबूरी छोड़नी पड़ेगी, वह तो छोड़नी पड़ेगी, एससी रिजर्व है जी। और एक शहर में जैसे सिरसा शहर, उसको छोड़ के बाकी सारी सीटें हम खड़े होंगे। वहां तो एक तरह से रजिस्ट्री करवा रखी है। मतलब चौटाला परिवार एक ऐसा परिवार है, चाहे उनका 5,000 वोट है, जो जोश कम नहीं होगा, फिर अगले इलेक्शन फिर जोश से। मैं एक बात सबको कहता हूँ जी, हरियाणा की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में ये एक फाइटर परिवार है। सबको ये पता था कि दुष्यंत चौटाला की रे माटी होनी उचाना में अगर वो चुनाव लड़ेगा, पता था ना जी। आप भी सारे फील्ड में रहते हो, सबको पता। बिल्कुल। वो फिर भी नहीं भाग गया, उसका भले ही 9,000 तक कम वोट आए हों, लेकिन लड़ा चुनाव। क्यों लड़ा उसने? क्योंकि लोग क्या है, मैं इनके परिवार को बड़े नजदीकी से देखा है मैंने, एक चुनाव ही हार जाते हैं, उसके बाद ये फिर सर्वाइव करते हैं, फिर जीत जाते हैं। 1998 में आपको एक वाक्य बताऊं, तब हमारा गांव भिवानी पार्लियामेंट में था। दातारामगढ़ और नौर से 2 बार एमएलए बनने के बाद अजय सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति में आ गए जी, और उन्होंने लोकसभा का चुनाव की तैयारी कर ली हिसार से, क्योंकि उससे पहले चौरी ओम प्रकाश चौटाला ने हिसार से चुनाव लड़ा हुआ था। हिसार से उन्होंने तैयारी कर ली, सिरसा के साथ हिसार लगता था। देवीलाल जी उस समय जो है सक्रिय थे राजनीति में, हालांकि बुजुर्ग हो चुके थे, तो उन्होंने कई, मैं दादाजी मैं हिसार से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो देवीलाल ने उनको एक बात कही कि भाई अगर एमपी तो बनना है तो कड़े ते खड़े हो जा, लेकिन अगर नेता बनना है ना तो आज के दिन तू भिवानी से खड़े हो। बोला क्यों? क्योंकि भिवानी से बंसीलाल का छोरा चुनाव लड़ेगा। बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के उस समय 98 में जी। वे बंसीलाल के छोरे के सामने चुनाव लड़, अगर नेता बनना है तो एक बार तो हो सकता वो जिज के या क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने फैसला ले लिया और वो हिसार में मीटिंग रख रखी थी उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए। वो मीटिंग कैंसिल करके वो सीधे भिवानी चले गए, वे भिवानी से लड़ेंगे। भिवानी से लड़ा, 98 में चुनाव हार गया अजय सिंह, चुनाव हार गया, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद फिर चुनाव होया, 99 मुंह से अजय सिंह ने सुरेंद्र सिंह हरा दिया, 1 साल संघर्ष करके। संघर्षशील परिवार है ये वास्तव में। अच्छा, इन्होंने एक चीज और, असली राजनेताओं वाले गुण है। अब मैं बताऊं इनमें, हुड्डा साहब मोरिन के परिवार में अंतर क्या जी। हुड्डा साहब ने अपनी जिंदगी में पहली बार, पूरी जिंदगी में अपने किलोई और रोहतक लोकसभा से बाहर निकल करके चुनाव लड़ने की हिम्मत की 2019 में सोनीपत पार्लियामेंट से। सोनीपत में रमेश कौशिक जो कभी उनसे टिकट मांगे आ रहा था, उन्हीं की पार्टी में था जी, ठीक है। उनका कद तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुकाबले बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं, ज्यादा सा नहीं, वो तो एक मंत्री रहे थे। हुड्डा साहब 9.5 साल सीएम रहे, उनके बाप मंत्री रहे, उनके दादा, मतलब पूरी राजनीतिक खानदान जी। रमेश कौशिक ने उनको हरा दिया, उसके बाद दोबारा मुंह करके नहीं देखा। नहीं तो इस बार भी लड़ सकते थे ना, बिल्कुल, इस बार क्यों नहीं लड़ा? और अगर इन्हीं की जगह यही देवीलाल का परिवार होता, ये फिर लड़ लेते। इनको यूं दिखता ना भाई यहाँ हार होगी, ये फिर भी आ जाते मैदान में, क्योंकि राजनीति में 2 ही चीजें, हार या जीत जी। लेकिन असली नेता कौन है? असली जन नेता वो है। आज भी एक खास बात मैं बताऊं, और दर्शक भी आपकी इस चीज से सहमत होंगे जी। आज भी बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे भाई, जो चौटाला वाले फोन कर देना तो काम हो जाओ है, और उठा पर ये बीजेपी फोन कराओ तो कौन नहीं देखा, कई बार आज भी मिल जाते हैं। कई बार ऐसे मैंने एग्जांपल मिल जाऊंगे, बीजेपी वाले अभय सिंह के पास जाऊंगे जी, फोन करियो। एक दिन मैं खुद बैठा था, आपको बात बताऊं जी, अभय सिंह चौटाला के पास, तेजाखेड़ा फार्म हाउस की बात है जी। तो वहाँ एक बहुत बड़े नेता का उनके पास फोन आया, कुदरती मैं ही बैठा था वहाँ। तो वो नेता उसने ये कहे कि भाई फलाना अफसर को कहे और जो है ये काम करवाना। तो उसने उसको कहा, अरे बोला तेरा बाप जिस पद पर रहा है, मेरा बाप भी रहा है। नु कहे यार बोले मेरी चाल रहा है तो बोले तेरी भी किमें तो चालनी चाहिए। तब उसने वो फ़ोन कराया, फिर उसका काम हुआ, अगले ने उसको थैंक यू कहा। देखो ये हालात है, मतलब कम से कम देखो राजनीति में होता क्या है, क्यों आदमी राजनीति में आता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरेंडर कर रही है, इधर इनेलो सरेंडर या जेजेपी सरेंडर नहीं करती। देखो कांग्रेस भी इसलिए सरेंडर कर रही है, कांग्रेस की जो ऊपरली लीडरशिप है ना जी, उसमें वो दमखम बन नहीं पा रहा। नेता कैसे बनते हैं? अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था, उसने एक फैसला लिया कि मैं जहां से शीला दीक्षित चुनाव लड़ेगी वहां से वहीं से लड़ूंगा मैं। ठीक है, अगले दिन पूरी दिल्ली का माहौल बदल गया। उसके बाद उस अरविंद केजरीवाल ने एक फैसला लिया कि मैं मोदी जहां से लड़ेगा उड़े लड़ूंगा, राहुल गांधी जहां से लड़ेगा वहां से कुमार विश्वास लड़ेगा। भले ही वो हार गए चुनाव,
लेकिन पूरी लाइमलाइट में रहे ना, वायरल हुए। वही चीज आज है। मोदी के साथ साथ वायरल हो गए। आज राहुल गांधी एक बयान दे दे, उसने वायनाड बाजना जरूरी थोड़ी था। वो ये कहता भाई जहां से मोदी लड़ेगा वहां से लड़ूंगा, मैं हारूं जीतूं, अगले दिन हीरो बन जाएगा। अब भी नेलो मृत प्राय हो रही है जी। आज अभय सिंह चौटाला एक फैसला कर दे, और क्या पता वो कर भी दे, क्योंकि वो भी मतलब एक अलग ही किस्म के हैं जी, कि जहां से भूपेंद्र हुड्डा लड़ेगा ना वहां से लड़ूंगा, रुका पटेगा, अगले दिन पसीना आ जाएगा। चौधरी देवीलाल ने एक वाक्य में दर्शकों को बताऊं, देवीलाल बिल्कुल जीरो हो चुके थे राजनीति में, हाशिए पर थे, और उसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया भाई जहां से बंसीलाल और भजनलाल चुनाव लड़ेंगे ना मैं वहां से लड़ूंगा। और हरियाणा का ये इकलौता रिकॉर्ड है आज तक का, और हो सकता पूरे देश का हो, जहां एक आदमी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के सामने निर्दलीय खड़ा। तुसाम से भी निर्दलीय लड़ा बंसीलाल के सामने, आदमपुर से भजनलाल के सामने इंडिपेंडेंट लड़ा, दोनों जगह निर्दलीय और दोनों जगह दो पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब एक सीटिंग मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री जी। उसने भी ये खुद नहीं पता था कि तू हारेगा, लेकिन फिर भी लड़ लिया कि। और उसके बाद ये हुआ उस चुनाव लड़ने का फायदा कि वो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बने, हवा बन गई। चलो वो चुनाव वो हार गया, लेकिन 5 साल बाद वो क्या आज इनेलो और जजपा को एक होना चाहिए, क्या उनकी तैयारियां ऐसी चल रही हैं? क्योंकि अगर 2027, 28, 29 जब भी अभी इलेक्शन हो जी, क्या वो एक होने की तैयारी, क्योंकि आप उनको काफी तेजा खेड़ा सही जानो हो? देखो जनता की भी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग चौधरी देवीलाल के परिवार से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी उनके परिवार के किसी शख्स को वोट दिया था, उन सब की इच्छा है, वो चाहे अभय चौटाला के साथ हो, चाहे वो अजय सिंह चौटाला के साथ हो, और चाहे वो रणजीत सिंह के साथ, भाई ये परिवार इकट्ठा हो। लेकिन इसमें समस्या जो आ रही है ना, जो मैंने खुद न आंखों से देखी, क्योंकि वहां मैं उनके दाह संस्कार पर भी गया था जी, तो वहां एक चीज देखने को मिली, जो अजय चौटाला के समर्थक आ रहे थे जेजेपी के, वो तो अभय सिंह से नहीं बात कर रहे थे, वो डनवान जायोड़े भी। जो अभय चौटाला के समर्थक थे वो अजय और दुष्यंत से बात नहीं कर रहे थे। आपस में देखो इन दोनों भाइयों में तो कहीं कोई दिख नहीं रहा कि जुड़ाव हो सकता है। कोई तीसरा जैसे रणजीत सिंह के नाम पर दोनों सहमति हो जाए, आदित्य देवीलाल के नाम पर दोनों की सहमति हो जाए, वो एक अलग बात है। वरना इनमें अच्छा दूरी भी क्यों हुई, वो भी मैं एक कारण बताऊं। आज भाई भाई तो फिर भी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन भाई और भतीजे इकट्ठे, जब चाचा भतीजा हो ना तब जूत बाज जाओ। अजय सिंह के परिवार में सारा कंट्रोल जो अगली पीढ़ी है, दिग्विजय, दुष्यंत, नैना चौटाला, उनका हो रहा है। वहां तो फैसले दुष्यंत अजय सिंह तो ले नहीं रहा, वहां तो दुष्यंत, दिग्विजय और नैना ले रही हैं, जबकि अभय सिंह में अभय सिंह ले रहा है। जिस दिन वहां सारी पावर अजय सिंह के पास हो जाएगी ना, उस दिन तो ये इकट्ठे हो सकते हैं। और वो पावर कब आएगी वो बताऊं आपने जी। वो अगर ये 29 तक इकट्ठे नहीं हुए ना, तो 29 में, क्योंकि जो उनके ऊपर जो 6 साल का प्रतिबंध है सजा के बाद, 29 में वो चुनाव लड़ेंगे, और 29 में इनकी फेरेरे माटी होनी दोनों की, अगर अलग अलग रहे तो फिर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आई, क्योंकि फिर दोनों भाई 70 के आर पार हो जाएंगे। 70 साल की उम्र फिर खत्म हो जाना, ठीक है। 70 साल की उम्र में फिर ये समझ में आएगा कि भाई गलत करे भाई तो भाई होता है। और एक और उदाहरण मैं बताऊं, जिस भी भाई भाई की राजनीति में आपस में पाटम हुई है, या जिन बाप बेटों की हुई है, उनका आप असर देखो क्या है। बंसीलाल के 2 बेटे थे, रणबीर महेंद्रा की जो बड़ा बेटा है, महेंद्र सिंह बोलते हैं, वैसे रणबीर महेंद्रा लिखते हैं वो। रणबीर महेंद्रा की बंसीलाल जी के साथ पहले तो ठीक थी जी, जब वो राजनीति में सक्रिय हुई तो अनबन होगी। जिंदगी में, पूरी जिंदगी में एक चुनाव जीते वो, और वो चुनाव भी क्यों जीते, नहीं तो वो भी नहीं जीतते। उस आखिरी चुनाव में 2005 का चुनाव मुझे आज भी याद है, धनाना गांव है, एक बड़ा गांव है जी, भवानी खेड़ाल का जी। उस धनाना गांव में रैली थी, और उसमें चौधरी बंसीलाल जब आए ना स्टेज पर जी, बिल्कुल बुजुर्ग हो रहे थे वो, और बाप बेटा दोनों गले मिलकर रोए वो, रणबीर महेंद्रा और बंसीलाल। क्यों रोए? क्योंकि बहुत सालों बाद उनका मिलन हुआ। और वो मिलन इसलिए हुआ कि जो है रणबीर महेंद्रा तो कांग्रेस में थे, और बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर दी थी अभिप्पा, क्योंकि 2000 में उनके 2 एमएलए आए थे जी। एक बंसीलाल जीते थे, एक रामकृष्ण फौजी, खुद सुरेंद्र सिंह भी हार गए थे जी। और बंसीलाल भी हार जाते अगर वो अपनी सीट नहीं बदलते, वो तो शाम से लड़ा करते, लेकिन उसने फिर भिवानी शहर से लड़ना पड़ा जा करके अपनी इज्जत बचाने के लिए।
और फिर जब उन्होंने वो मर्ज की, फिर बंसीलाल रोए स्टेज पर कि भाई ये मेरा बेटा है, इसको जिताओ, तो जिंदगी में एक ही चुनाव जीता। अब दूसरा उदाहरण देख लो भजनलाल के परिवार का। जिस दिन चंद्रमोहन अलग हुआ चोरी भजनलाल से जी, ठीक है, उसके बाद ईव का सूत आई है, इस बार भी सूत आई है, इस बार भी इसलिए सूत आई कि वह कांग्रेस की आंधी थी जी। ठीक है। अभी सवाल है, एक और रह गया इसमें जी, एक जी, उदाहरण और राव बीरेंद्र सिंह है जी राव बीरेंद्र सिंह के परिवार में राव इंद्रजीत राजनीतिक वारिस है जी। राव यादवेंद्र सिंह जब तक इंद्रजीत के साथ था तो ठीक था, नहीं तो इस बार देखो टिकट भी नहीं मिली। राव अजीत सिंह है, इतना बड़ा चेहरा, कभी नहीं एमएलए बन पाया। तो यहाँ तो भाई भाई अगर इकट्ठे तो रहेंगे ना तो बाजी पार कर लेंगे। जिस दिन ये दुष्यंत दिग्विजय अलग अलग हो जाएंगे ना, उस दिन इनका देख लेना आप। बात करा जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, जी। दीपेंद्र जी की नहीं करे, भूपेंद्र जी की। जी क्या उनकी अगले इलेक्शन तक उम्र हो जानी है? मतलब इतने बूढ़े हो जाओगे कि वो राजनीतिक लायक नहीं बचेंगे? देखो उम्र तो लगातार बढ़ रही है जी। 82-83 साल के हो जाएंगे जी। ठीक अगले चुनाव तक। लेकिन राजनीति में एक चीज है और हालांकि ये बात तो नहीं कहनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं बताऊं, अब जैसे चौधरी भजनलाल जी का निधन हुआ, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते 2005 में तो क्या पता 10 साल और जी जाते। ओम प्रकाश चौटाला जी का अब निधन हुआ, अगर वो ये पार्टी नहीं पाटती उनकी और वो मुख्यमंत्री बन जाते तो 10 साल और बढ़ जाती। ये उदाहरण है राजनीति में। देखो कोई आदमी कभी भी लॉटरी लग सकती है। अब पीवी नरसिम्हा राव हैं जी, उनका एक उदाहरण मैं बताऊं जी। अब उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी जब राजीव गांधी देश के चेहरा बने हुए थे प्रधानमंत्री का, टिकट भी नहीं दी। भाई ये तो बुजुर्ग हो गया, ये कोई काम का नहीं है। लेकिन हालात ऐसे बने कि राजीव गांधी की हत्या होगी और वो पीवी नरसिम्हा राव फिर पार्टी का भी अध्यक्ष बना और वो देश का प्रधानमंत्री भी बना, जिसको पार्टी ने ये कह के टिकट नहीं दी भाई ये तो बुजुर्ग है। लॉटरी क्या पता हुड्डा साहब की कब लग जाए, लेकिन इतना है कि जो संघर्ष वो कर सकते थे ना अब वो नहीं कर सकते, और संघर्ष तो वो अब भी नहीं कर रहे। अब हुड्डा साहब कहाँ संघर्ष कर रहे हैं? अब भी जो कुछ किया है कांग्रेस का माहौल बनाने का काम किया वो दीपेंद्र ने किया है। हुड्डा साहब आप एक बात बताओ, पिछले 10 साल में जी कितने गांव में गए हैं? वो तो केवल बड़ी बड़ी हल्का लेवल की जनसभाएं संबोधित करते हैं। उनका तो ऐसा माहौल लग रहा था कि अब उन्होंने अपनी जगह दीपेंद्र जी को दे दी और दीपेंद्र जी ये पूरे हरियाणा पे वायरल चल रहे हैं। देखो इस चीज में तो आने वाले टाइम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगर मान लेते भाई उम्र ज्यादा है, वो शायद अब विश्राम अवस्था में भी रहे, भाई राजनीति दीपेंद्र ही कर, क्या आपको लगता है कि दीपेंद्र में इतनी अक्षमता है, इतना पॉजिटिव है कि वो हरियाणा पे काम कर सके हैं? उनका खुद का माइंड लेवल है ऐसा आपने लगा? देखो ऐसा है जी, हुड्डा साहब ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं, जिस भी बाप ने अपनी राजनीति में सक्रिय रहते हुए जब उसका ओरा पूरा हो उस समय अपने बेटों को अगर कामयाब तो कर दिया तो वो कामयाब होगी, और जिसने नहीं किया वो फिर उसके बाद दर दर की ठोकरें यूं ही खाते रहते हैं। अब जहां तक दीपेंद्र हुड्डा का सवाल है जी, वो 5वीं बार का सांसद है, 4 बार वो लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा में जी, लेकिन समस्या उनके साथ क्या है मैं जो समझ पा रहा हूँ जी, हुड्डा साहब ने तो 0 से राजनीति शुरू की। इस बात का बहुत कम लोगों को पता होगा कि हुड्डा साहब अपने खुद के घर जो किलोई को जिसको गढ़ मानते हैं ना जी, वहां से अपने जीवन के पहले दोनों चुनाव हुड्डा साहब आ रहे हैं, 82 और 87 का जी, दोनों चुनाव आ रहे हैं हुड्डा साहब। ठीक है। और हारने के बाद उन्होंने फिर लंबा संघर्ष भी किया। ठीक है, उनको सूत आ गई कि देवीलाल ने रोहतक से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के बाद उनकी लॉटरी लग गई। उसके बाद उन्होंने सड़कों पर भी बहुत संघर्ष किया है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को राजनीति बिल्कुल जो है सजी सजाई मिली है। उन्होंने कोई संघर्ष तो किया नहीं था, वो तो विदेश से आए और आते ही एमपी बन गए, पिता मुख्यमंत्री 9.5 साल, ठीक है, फिर अगली बार एमपी बन गए, फिर अगली बार एमपी बन गए, फिर जिस दिन पहला चुनाव, ये भी एक बड़ी गजब बात है, दीपेंद्र हुड्डा कब आ रहे? तब आ रहे जब उनका पिताजी मुख्यमंत्री नहीं था, साथ नहीं, मुख्यमंत्री नहीं था। ओके, जब दीपेंद्र जीते ना इस चुनाव को छोड़ के जी, तब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। अब वो 2005 का बाई इलेक्शन जीते तो मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, 2009 में जीते तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 2014 में जीते तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 2019 में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं थे तो दीपेंद्र पहला चुनाव आ रहा है। अच्छा, इस वो बात का एक साथ भी नहीं थे, अलग अलग चुनाव अलग अब की बार एक साथ थे तो इसलिए जीत गए, ऐसा मानने? नहीं, अब की बार भी एक साथ नहीं थे, चुनाव तो अलग अलग ही थे। लोकसभा विधानसभा का नहीं, लोकसभा के चुनाव में 2019 में हाँ
हुड्डा साहब तो, भूपेंद्र जी तो लड़ रहे थे सोनीपत से, दीपेंद्र जी लड़ रहे थे रोहतक से। नहीं, वो बात आपकी ठीक है भाई, दो एक परिवार से दो लड़ रहे थे जी, वो बात आपकी ठीक वो है। पावर बट गई। हाँ, अगर वो दो में से एक खड़ा होता जी, तो उस समय भी, क्योंकि मार्जिन तो बहुत ही कम था, बहुत कम था, ठीक है, तो उस समय भी जीत जाते। और कुछ उस समय वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे, उनके दिमाग में ये चीज थी। एक और बड़ी कड़वी बात बताऊं मैं राजनीति की, उनके दिमाग में ये चीज थी कि भाई हमने काम इतने करा रखे हैं, और अरविंद शर्मा का तो कुछ सौदा ही नहीं था वहाँ। क्यों नहीं था उसका? क्योंकि वो तो सोनीपत से निर्दलीय में एमपी बना। हरियाणा का दूसरा शख्स है वो जो निर्दलीय एमपी बना, उसका खुद का गांव तो है झज्जर में, ठीक है, और वो सोनीपत से एमपी बन गया। उसके बाद फिर वो लगातार करनाल से बना, ठीक है। करनाल को तो हम ये मान लेते हैं ब्राह्मण बाहुल्य सीट है इसलिए वो जीत गया, लेकिन सोनीपत तो जाटलैंड है, जाटलैंड में एक ब्राह्मण जीतना, और वो भी निर्दलीय जीतना, निर्दलीय, वो कितनी बड़ी बात है। फिर उन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट समझा। और मैं अरविंद शर्मा को जो जानता हूँ, अरविंद शर्मा की दो तीन क्वालिटियां हैं। एक तो अरविंद शर्मा खर्चा लगाने में कमी नहीं छोड़ता, ठीक है, जो चुनाव में वो खर्चा लगाता है ना, वो कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ता। एक उसकी जो मैनेजमेंट है वो बड़ी जबरदस्त वो करता है, हर चीज को मतलब पूरा नजरिया है उसका, और खुद बहुत मेहनत करते हैं वो, इसीलिए तो वो कामयाब है। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा और के दिमाग में क्या है कि वो खुद तो कोई हैंडल करते नहीं, उन्होंने तो अपने आदमी छोड़ दिए, भाई ये फलाना आदमी मीडिया को संभालेगा, ये सोशल मीडिया को संभालेगा, ये फलाना हल्कन संभालेगा, ये दिखड़न संभालेगा, तो वो क्यों करेंगे? वो था। इसके बाद इस चुनाव में दीपेंद्र क्यों जीता जी? अगर वो पिछला चुनाव नहीं हारता ना, पिछला चुनाव हारने के बाद फिर वो आदमी की हार के बाद अक्ल ठिकाने आ जाती, कोई भी आदमी हो। फिर उन्होंने खूब वहां ग्रास रूट पे मेहनत की। अब देखो आप एक चीज जी, पिछले 3.5 महीने में जी 8 अक्टूबर को परिणाम आने के बाद दीपेंद्र हुड्डा का आप टूर प्रोग्राम उठा के देखो, जो उनका सार्वजनिक टूर प्रोग्राम आता है जी, उस टूर प्रोग्राम में पहली बार उनकी जिंदगी में 3.5 महीने का और कोई कार्यकाल उनका देख लो, अरे ये देख लो, सबसे ज्यादा वो रोहतक लोकसभा में रहे हैं। अब तो वो और बाहर निकलते ही नहीं रोहतक से बाहर, कहीं कोई इक्का दुक्का को डर इसलिए बैठ गया ना। डर क्यों बैठ गया? डर का कारण बताऊं। 9.5 साल जब हुड्डा साहब सीएम रहे तो पूरे प्रदेश में पक्ष के विपक्ष के नेता एक बात जरूर कहते थे कि भाई हुड्डा साहब ने रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जो ओल्ड रोहतक है इसको चमका दिया, और वो हकीकत भी थी, हकीकत भी थी। अब आपका गांव सफीदों में है जी, उस 9.5 साल में आप ये बताओ सफीदों में कितना काम होया, और आपके साथ लगता, सफीदों के साथ लगता गोहाना आ गया जी, गोहाना में कितना काम होया, ठीक है। हरियाणा के लोग कोई बहुत ज्यादा भी काम करा देते हैं ना नेता, उनको भी हरा देते हैं। बंसीलाल ने, कैप्टन साहब तो चलो उन पे भी आएंगे, बंसीलाल ने तो शाम में बहुत काम कराए। पहले बंसीलाल आ रहा, फिर उसका बेटा सुरेंद्र सिंह आ रहा, ठीक है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नरवाना में जितनी नौकरियां लगाई 2000 से 2005 तक के कार्यकाल में, जितने काम कराए कोई मुख्यमंत्री ने नहीं कराई, वो नरवाना में हरा दिया। 2005 में मुख्यमंत्री होते हुए हरा दिया लोगों ने, ठीक है। कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद में जितना काम कराया सार्वजनिक, कोई आदमी नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता, हरा दिया जी। जेपी दलाल ने जितना लुहारू में काम करा, लोगों के लुहारू में तो ये हालात थी, बहुत से किसानों तो मैं जानता हूँ जिनकी जमीनें बिकती, ठीक है, पानी नहीं रुकना, पानी भी छोड़ दो आप, उनको मुआवजा इतना इतना दिला दिया कि वो जमीन बेचनी तो दूरों लेने लगे, ठीक है, और आखिरी टेल तक पानी, वो जेपी दलाल हरा दिया। रणजीत चौटाला ने जो घग्गर नहर है जी, उस घग्गर में के कई गांव हैं वहां पानी नहीं पूछता था, वहां पानी पहुंचा। रानिया में इतना काम करा, वो हरा दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा में जितना काम करा कोई एमपी पूरा हरियाणा में नहीं कराया आज तक, वो हरा दिया। जितने वहां IIT एम्स पता नहीं क्या क्या बना दिए वहां, ठीक है, और वो हरा दिया। उस अरविंद शर्मा के मुकाबले हरा दिया जिसने रोहतक में कभी झांक के नहीं देखा था। अभी चर्चा कई बार सुना है कि कभी हुड्डा साहब नई पार्टी बना ले, ऐसे आपने लगे हैं समीकरण के फर्दर आने वाले साल 2 साल में जैसे हो सकता है इनको साइड किया जा रहा हो, इनको ज़्यादा तवज्जो राहुल गांधी जी की तरफ से या ऊपर नेताओं की तरफ से ना दी जा रही हो, शायद कभी इनको साइड लाइन कर दिया जाए या नई पार्टी बना लें, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखो, बिल्कुल एक क्लियर कट बात बता दूं जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं आज तक जी। जो हरियाणा में पिछले 3.5 महीने से कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता नहीं बना पा रही, ठीक है, जो विपक्ष का नेता ही बनना है, और हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि विपक्ष का नेता के बिना चल रहा मामला। 3.5-4 महीने हो गए, ठीक है, अरीबे को उम्मीद भी नहीं है, महीने 2 महीने।
अब वो दिल्ली इलेक्शन के बाद कह रहे हैं क्या पता होगा उसके बाद और आ जाएंगे आगे, गुजरात का, पहले महाराष्ट के बाद अब निकाय चुनाव आ जाएगा, निकाय चुनाव आ जाएंगे, फिर यूपी के चुनाव की तैयारी हो जाएगी, राहुल गांधी और वहां बीजेपी बिहार का चुनाव हो जाएगा। ठीक है। तो अब बात ये है कि अभी जो विपक्ष का नेता है ना जी, अगर कांग्रेस ने हुड्डा साहब को विपक्ष का नेता बना दिया तो ठीक है जी, नहीं तो मैं एक बहुत बड़ी बात आज बता रहा हूं आपको, अगर किसी और को बना दिया ना तो कांग्रेस विधायक दल में वोटिंग करवाएंगे हुड्डा साहब, और वो वोटिंग करवा के हुड्डा साहब जीतेंगे, क्योंकि विधायक तो उनके साथ हैं। अगर कांग्रेस आला कमान, इसीलिए आला कमान कोई फैसला नहीं ले रही, नेत्री, शीर्ष नेत्री तो हुड्डा साहब को तो बनाना नहीं चाह रहा। अगर उनको बनाना चाह रहा होता तो पहले डिक्लेयर कर देते, उसमें तो कोई मुख्यमंत्री का पद थोड़ी है। ठीक बात है, जब वो पीछे 5 साल थे तो इबके बना देते उनको, अगर बनाना चाहते तो। वो किसी और को बनाना चाह रहे हैं, और अगर किसी और को बना दिया तो हुड्डा साहब वोटिंग कराएंगे, और वोटिंग में हुड्डा साहब जीतेंगे। फिर रोड़ा होगा नहीं, रोड़ा की जरूरत नहीं, फिर अपना पे सिस्टम बन जाएगा। अच्छा, नई पार्टी का जहां तक सवाल है, पार्टी अभी हुड्डा साहब नहीं बनाएंगे अभी जो हालात है, क्योंकि इस हालात में अगर वो पार्टी बनाएंगे ना तो हरियाणा का उनको वोट किसने दिए? वोट दिए जाट और जो किसान वर्ग है ना उसने ज्यादातर। आज जाट और किसान वर्ग अपने आप को एक तरह से ठगया हुआ महसूस कर रहा है कि भाई हमने इतना जोर लगा, इतनी किलकी मारी, इतना खूब किया हमने, और ये हुड्डा फिर भी सरकार नहीं ले पा, कह रहे ना लोग सारे, हुड्डा सरकार बनाएगा ये गीत चल रहे थे। हाँ। और वो हो गया उल्टा, नहीं बना पाया। तो आज के हालात में नहीं बनाएगा वो। अगर कोई पार्टी बढ़ाने की कोई बात आएगी तो अभी 3 साल के बाद, क्योंकि ये बना दिया आज कितने एक विधायक पार्टी की, बताता हूँ आपको बात। कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व भी तो ये सोचा भी हम हार तो लिए हरियाणा में, अब या तो हुड्डा से आर पार की लड़ाई कर लो, शीर्ष नेतृत्व भी तो ये सोच रहा है। शीर्ष नेतृत्व में हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत की बात होती है, वो हिम्मत की बात बताऊँ आपने, हिम्मत क्यों नहीं है इसको भी दर्शक जब मैं समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। 2005 में 67 सीटें कांग्रेस जीती, चौधरी भजनलाल प्रदेश के अध्यक्ष थे, और ज्यादातर विधायक भजनलाल जी के खेमे के थे। उस समय क्यों हुड्डा साहब को बना दिया उन्होंने? सिर्फ इसलिए बना दिया कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सेंटर में मजबूत थी, और उसका क्षेत्रीय जो थे सुरमा, उनसे कोई ज्यादा भय नहीं था। आज हालात उसके उल्टे। हाँ, तो कांग्रेस का ऊपर को सौदा ही नहीं है। पिछली इस बार तो ठीक है, विपक्ष का नेता उनका बन गया, और वो भी 99, 99, 100 से भी नीचे हैं। पिछली 2 योजनाओं में तो उनका विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाया। दूसरी तरफ बीजेपी आज क्यों एकदम से उभार पे है? क्यों नहीं बीजेपी में कोई चूं कर? अभी तीसरा ही सवाल है मेरा। हाँ, बीजेपी जो तीसरी बार आई है, इसके पीछे के समीकरण क्या है? क्या हुड्डा साहब कहीं भाजपा से मिले हुए थे, या हुड्डा साहब और कॉन्फिडेंस थे? क्या लगा? देखो, मैं ये मान रहा हूँ, एक तो हुड्डा साहब और कॉन्फिडेंस थे, इसमें कोई दो राय नहीं। हुड्डा साहब ने टिकट वितरण भी गलत किया, कई जगह ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दी जिनका कहीं को जीत का निशान ही नहीं था। ऐसा भी लगा कि हुड्डा साहब की कहीं मिली भगत भी थी भाजपा से, ऐसा लगा आपने? देखो, मिली भगत तो नहीं कह सकते, जिस तरीके से राजनीति में मिली भगत की भी बात बताऊं। देखो जी, राजनीति में संभव तो है कुछ भी। एक नेता थे, उन्होंने एक पार्टी का चुनाव चिन्ह था चश्मा, इंडियन नेशनल लोकदल का था जी, और एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े जी, और उन्होंने एक जनसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में वो जनसभा कर रही। लोकसभा का चुनाव था, और कांग्रेस, हिसार जिले की बात है, लोकसभा भिवानी थी। हिसार जिले का एक बड़ा पार्ट जिसमें आदमपुर, आसी और अभी जो नलवा हल्का में जी, ये उस समय भिवानी में था। तो उन्होंने यूं अपना चश्मा हिलाया, भाई इसका ध्यान रखना, कांग्रेस का प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रहे, और वो ये बोल रहे भाई इस चश्मे का ध्यान रखना। समझ गए? तो कहीं ना कहीं उनका इशारा, और फिर क्या होया, वो चौटाला वाला जीत गया कैंडिडेट। ये स्थिति तो एक बार यहाँ भी हुई थी, नारनौंद में भी हुई थी। खट्टर साहब ने ऐसा किया? नहीं, खट्टर साहब ने तो अभी की बात है, वो तो ऐसा नहीं किया। खट्टर साहब ने ये बोला बार बार कि भाई ये खजाना मंत्री है कैप्टन अभिमन्यु, और जो है मालिक ये है, भाई मैं तो सिर्फ यू रुपये तो यू काट के दे है, इसके हाथ में चाबी है कहीं ना, हाँ चाबी है। वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि भाई ये होली सोली है, ये चाबी की बार बार वो जिक्र कर रहा था। और वो चाबी वाला जीत गया, राम कुमार गौतम। वो रड़क कई बार निकालते हैं। उससे पहले भी एक वाक्य हुआ था नारनौंद में 2000 के चुनाव में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी थे उसकी बजाय वहां भी कोई और इशारा किया था उस समय, और फिर वहां एक निर्दलीय एमएलए बना था, पंडित राम भगत शर्मा,
मसूदपुर गांव से, वो निर्दलीय जीता था, तब उन्होंने भी कही थी एक बार। अच्छा, जो तो भाजपा ये राजनीति में देखो चलता रहता, लेकिन हुड्डा साहब का इतना है कि कोई ऐसा बयान तो आया नहीं सार्वजनिक रूप से, कहीं उन्होंने ये कहा हो भाई कमल का ध्यान रखो या कुछ और रखो, लेकिन जो उनके विरोधी भी बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। लेकिन उस मिली भगत में दो बातें मैं मान के चल रहा हूँ जी, कि बालमुकुंद शर्मा तो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, देखो यूं तो अब एक बात बताऊं, सुन लो, बालमुकुंद शर्मा तो चलो बहुत बड़े नेता भी उनमें भी नहीं है। यहाँ हिसार में बरवाड़ा में एक मीटिंग हुई, वहां वो लोग हुड्डा साहब को बिना नाम लिए उनके ऊपर हमला कर रहे, जो 8 तारीख से पहले मतलब टिकट जब बट रही थी उस समय हुड्डा साहब से टिकट मांग रही थी। जब उनको टिकट नहीं दी तो बोल पड़े। अब ये बालमुकुंद शर्मा है, मान लो अगर इनको टिकट मिल जाती या पार्टी टिकट दे देती, या इनको जैसे भाई उन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा की भाई ये प्रवक्ता नहीं है, उन्होंने कहा मैं हूं, इस तरह की जो बयानबाजी हुई, तो इस तरह के पचड़ों में शीर्ष नेतृत्व को पड़ना भी नहीं चाहिए। उदय भानजी और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनको ठीक है वो ना है प्रवक्ता, लेकिन एक कांग्रेसी तो है। कांग्रेसी का मतलब ये है भाई जो उसका सदस्य है वो है भाई, ठीक बात। अगर उसने सदस्यता ले रखी तो है कांग्रेसी जी। आजकल तो बीजेपी तो और वो सिस्टम कर रखे, आपने कुछ नहीं करने की जरूरत है, एक फोन पे वो करो बन गए सदस्य। अभी एक नेत्री हैं, मैं आपको एक वाक्य बताऊं, कहाँ की बीजेपी में अभी एक वाक्य कौन से हल्के की नेत्री ने बता दो बस। वो हिसार से है, हिसार जिले से, ठीक है। तो वो चुनाव में तो बीजेपी वाले के खिलाफ थी, ठीक है, और अभी उसने अपने वो जो मिस कॉल दबाते ना वो दबा के बन गई मेंबर। बन जाओ भाई, कौन पूछे, कोई बन जाओ। थी वो कांग्रेस की, ठीक, कांग्रेस की नहीं, वो मतलब बीजेपी के खिलाफ थी, किसी अन्य प्रत्याशी की मदद कर रही थी। बहुत है ऐसे लोग राजनीति में, क्योंकि अब राज आ रहा है, तो राज में आज ये हालात है, सुन लो, पहली बार हरियाणा के इतिहास में हो रहा जिस पे कोई नजर नहीं दौड़ा रहा। 3.5 महीने हुए नायब सैनी को सीएम बने जी, और 3.5 महीने में कांग्रेस पार्टी की 2 विधायक कांग्रेस पार्टी की सिटिंग एमएलए, और उनकी बीजेपी की जो जनसभा है उसकी जनसभा में स्टेज पे बैठे हैं उनके पास। सिरसा से गोकुल सेतिया बैठे हैं, जब वो सिरसा में उन्होंने रैली की, मुख्यमंत्री की बड़ाई करने लग रहे हैं। हाँ, वो भी उस पर भी आएंगे। अभी नारायणगढ़ में थी, वहां शैली चौधरी बैठी हैं, जिनके पति रामकिशन गुर्जर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वो वहां उनके कसीदे पढ़ रही हैं। शैली चौधरी भी कसीदे पढ़ रही हैं, गोकुल सेतिया ही पढ़ रहा है। तो बताओ कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व को चूं चां कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, जो भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, कैप्टन साहब हैं, भव्य बिश्नोई हैं, धनखड़ साहब हैं जी, क्या इनके प्रति भी भाजपा की कोई साजिश हो, कभी ये जीतने नहीं चाहिए? क्योंकि चर्चाएं चलेंगी भी। देखो, राजनीति में सब संभव है, और राजनीति में अक्सर ये हुआ, हर राजनीति में नहीं, कोई भी हो, कोई भी काम, जो भी आदमी ये दिखता है भाई इससे हमें कभी ना कभी खतरा हो सकता है, तो उसको साइडलाइन लगाने का प्रयास हर आदमी करता है, किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो। और राजनीति की जहाँ तक है, राजनीति में और ज़्यादा हो जाती है। क्यों? उसका कारण भी ये है, ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने बादली में, जहाँ से वो विधायक रहे, वहाँ उन्होंने एक बयान दिया जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे कि भाई मैं या 2 नंबर वाली कुर्सी पे बैठे हूँ, 1 नंबर वाली चाहिए। वो अगले दिन ना तो 1 नंबर वाली मिली, वह 2 नंबर वाली वाली ज्यादा रही ना जी। कैप्टन अभिमन्यु ने भी इसी तरह से। राजनीति में क्या है कि जो ये सोशल मीडिया पे विशेषकर, अब चूंकि हर आदमी फोन रखता है, हर आदमी सोशल मीडिया यूज करता है, तो अपने नेता के दिमाग में अपना एक हाजिरी मारने के चक्कर में बहुत से लोग ये लिख देते हैं। जैसे अब भव्य बिश्नोई की आपको बात बताऊं, जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया ना पहली बार, खट्टर साहब को हटाया गया और हटा के सैनी साहब को बनाया, तो उसके समर्थकों ने ये लिखा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा भव्य बिश्नोई, मंत्री बनेगा, खेल मंत्री तो पक्का बनेगा, ठीक है। हाँ। उप मुख्यमंत्री छोटो खड़ा है, चेयरमैन भी कौन लगाया? ये बीजेपी वाले ऐसे हैं, ये जो आदमी है नहीं, जो कहते हैं वो तो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। अब इन्होंने कईयों इलाज कर दिया, और उस इलाज में भी एक चीज और है। देखो, मैं ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है, अब कैप्टन अभिमन्यु क्यों आ रहे हो? वो हल्के लोगों टाइम तो नहीं दे रहे। ओम प्रकाश धनखड़ क्यों आ रहे? बड़े नेता बनने के बाद ये हल्के में नहीं रहते। अब भव्य बिश्नोई है, बड़ा मतलब एक ताज्जुब होता है इस चीज का कि हल्के का एमएलए जब वो एमएलए बनया, और उसका टूर प्रोग्राम यूं जारी होता है भाई महीने में 1 आध दिन, भाई इस तारीख को जो है भव्य बिश्नोई आएंगे, अपनी कोठी पर मिलेंगे। अरे एमएलए को तो हमेशा हल्के में रहना चाहिए। ये तो वो बात होगी जो
किसी नेता ने अगर राज ठाकरे साहब, बाला साहब ठाकरे से मिलना है तो उनके कोठी पे जाओ, क्या नाम उनकी कोठी का, मातोश्री, वहां पे आओ, वहां पे मिले, वो फीलिंग ले रहे हैं मतलब। हाँ तो वो तो समस्या है, इसीलिए तो हार गए। वो बाल ठाकरे थोड़ी ये है, बाल ठाकरे ने तो चुनाव लड़े नहीं, ठीक है, वो तो लोगों में बनाया करते, इन्हें खुद न चाहिए। ये तो इसे उस मतलब 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और हजका थी कुलदीप बिश्नोई की, उनका लोकसभा में अलायंस था, विधानसभा में तो फिर टूट गया। उस लोकसभा में 2 टिकटें दे दी हजका को। इस हार से तो कुलदीप आप खड़ा हो गया, और करनाल से अपने भाई चंद्रमोहन को खड़ा कर दिया। और को आदमी नहीं है आपके पास, सारा ही सिस्टम तो इन्हें चाहिए। समस्या तो आड़े हो रही ना। अब हिसार लोकसभा में अभी जो रणजीत सिंह आ रहा, एक परिवार के 3 खड़े, लोग किसको वोट देंगे? उन्होंने चौथा जेपी को दे दी, ले भाई। नैना चौटाला खड़ी, अजय सिंह की धर्मपत्नी सुनैना चौटाला खड़ी, रणजीत चौटाला खड़े, तीनों देवीलाल के नाम पर राजनीति कर रहे। अरे एक दूसरे की बुराई नहीं करते फिर? नहीं, बुराई तो इसलिए नहीं करते ना, देखो राजनीतिक आदमी क्या है, ये भी एक बड़ी कड़वी सच्चाई है। राजनीतिक जो बढ़ने हैं ना, वो सारे इकट्ठे रहे हैं। ये तो आपस में लोग पता नहीं क्यों बिना का मूर्ख हो रहे हैं, लोग उनके लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, केस करवा रहे हैं खूब, बाद में रोए हैं, फिर ऐसे ऐसे लोग हैं। जब चौधरी बंसीलाल और धर्मवीर सिंह का चुनाव था, वो अंगोलियां चल गई थी, जुई गांव पड़ता है तो शाम हल्के में बड़ा गांव है, और जिनके उसमें नाम आए ना, अब एक आदमी की सजा हुई, जेल काट के आनी पड़ी, ठीक है, वो रो रहा बेचारा। भाई क्या करें, इनने तो आपका तो बाद में नाश कर लिया। आज वो देखो किरण चौधरी और धर्मवीर एक मंच पर हैं। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने मेरी खुद की आंखों से देखा है, जितने बड़े जो ये चौधरी है ना, सारे सामने बात करें आपस में। और वीरेंद्र सिंह ने तो बड़े चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हैं, उनने तो जब वो बीजेपी में थे ना वीरेंद्र सिंह, तो उन्होंने तो ऑन कैमरा एक बात कही थी, उनकी मैं इस चीज की बड़ी दाद देता हूँ, वो बेबाक है जी। उन्होंने ये कहा भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कांग्रेस में है, और सुशील गुप्ता आम आदमी का प्रदेश अध्यक्ष है, और मैं बीजेपी में हूँ, हमें तीनों तो इकट्ठे बैठा हूँ भाई सामने। बड़ी बात है अभी है राजनीतिक, क्योंकि आपस में सबकी रिश्तेदारियां हैं। अब हुड्डा साहब वीरेंद्र सिंह की रिश्तेदारियां भी हैं, बिजनेस भी हैं, बिजनेस भी हो सकते हैं, सबका आपस में यही तो सिस्टम है। अब उस चक्कर में ठीक है भाई, चल रहा है मामला, लेकिन लोग वो बात है कि सिर्फ जय जयकार। अच्छा, लोगों को भी एक चीज दिमाग में नहीं आ रही, जो जनता है प्रदेश की, उसके भी एक चीज नहीं समझ मारी कि जब चुनाव होता ना 1 महीने का जी, उसमें तो वो जमानू मरण मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्या पता उनको वो जानते ना हो जिनके लिए वो मरने मारने के लिए तैयार हैं। इस चुनाव की मैं आपको एक वाक्य बताऊं, मैं किसी गांव में चला गया, तो मैं वहां बोला, वहां भाई किसकी हवा है, क्या मामला है? तो बोला जी, बोला फलाना आदमी जीता, उसने किसी का नाम लिया। माँ भाई कौन है? बोला जी मेरा जीजा है। वो अगला आदमी बोला मैंने, माँ तेरा जीजा है? मैं उस अगला जानू था, मन नहीं बेरा था, इसका कोई जीजा जाजा को नहीं, कड़ा बेरा क्या उसका ही बेरा था मैंने। माँ भाई चल तू बताइए इसका गांव कौन सा है? उसने को और नाम ले दिया गांव का, तो कम आ रहा बेरा कौन था अगले ने, वो धक्कर जीजा बना रहा था। बताओ लोगों की मतलब ये मानसिकता। अब उस आदमी ने मेरा नंबर भी दिया क्या, अब उस आदमी का एक दिन फोन आया, रमा के क्या है, उसका जीजा आ गया चुनाव, ठीक है, बोला जी बोला कुछ नहीं ज्ञान, तुम आई भी तू बदला के। अभी उसका कोई परिवार में एक प्रोग्राम था जिसने जीजा बना रहा था, माँ भाई तेरे थी बलाया कौन बला? बोला ना जी, बोला मेरा दिन होंदा कौन दिया, बताओ ये हाल। और उसके लिए वो मरने मारने के लिए तैयार। मतलब लोगों की मानसिकता ये होगी कि उनको मतलब ही नहीं किसी चीज से। अब उस 1 महीने में तो यूं समझ लेते हैं हम ही यहाँ सब कुछ। अब हरियाणा की राजनीति में भाजपा आगे का रोड मैप क्या तैयार कर रही है? क्योंकि वो तो इलेक्शन जीतने के अगले दिन से फिर शुरू कर देते हैं कार्रवाई। देखो बीजेपी की एक सबसे खास बात ये है जी, पूरे प्रदेश में बीजेपी ने ऐसा अपना संगठन तैयार कर दिया, हर गांव में कोई न कोई बीजेपी का झंडा ठाने वाला है आज के दिन। नहीं तो आज से 10 साल पहले ये हालात थी कि बीजेपी को तो ब्राह्मण बनिया पंजाबी की पार्टी बताया जाता था, बीजेपी को शहरी पार्टी बताया जाता था, गाँव में तो कोई सिस्टम ही नहीं था। और अगली बात, गाँव में तो ये हालात थी बीजेपी की, जब चौटाला के साथ इनका अलायंस था ना, या बंसीलाल के साथ था या देवीलाल के साथ था, तो इनको ग्रामीण सीटें तो दिया ही नहीं करते, शहरी सीटें दिया करते। और एक बार बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, जब 2000 के चुनाव की बात है,
2000 या 2005 के चुनाव की बात है, 2005 की है या 2000 की। तो उसमें भवानी खेड़ा हल्के में बीजेपी के कोटे में टिकट चली गई, चौरी देवी ओम प्रकाश चौटाला की, और बीजेपी का अलायंस था। और बीजेपी ने पता है किसको उतारा? लोकल कैंडिडेट कोई नहीं बीजेपी, संतोष सारवान जो मुलाना से एमएलए थी अभी पीछे, तो संतोष सारवान को टिकट दे दी यहाँ भवानी खेड़ा से। बीजेपी के तो ये हालात थी, उनके पास कोई झंडा ठाड़िया नहीं था, क्योंकि भवानी खेड़ा ग्रामीण सीट थी। वो संतोष सारवान का जब तक यूं समझ में आया भाई भवानी खेड़ा में गांव कड़े कड़े हैं, इतने इलेक्शन हो लिया, चुनाव हो लिया। तो अब जो जब भी चुनाव हो, देखो बीजेपी की जो आपने प्रश्न पूछा ना जी, बीजेपी 24 घंटे 365 दिन राजनीति कर रही है, और बीजेपी ने इतना कैडर अपना मजबूत कर लिया कि अगर कोई भाज भी गया ना, कोई एक आधा नेता भाग गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खट्टर साहब ने एक बात कही थी सोनीपत में, आपकी लोकसभा में, कि हरियाणा प्रदेश में एक एमपी आया हमारे, एक नेता आया हमारे साथ 10 साल पहले, और 10 साल पहले आया तो वो कांग्रेस का बड़ा नेता था, उसको हमने 2 बार टिकट दी और वो 2 बार का सांसद। और अब वो नेता एक दिन मेरे पास आया कि बोले मैं अगर आज पार्टी छोड़ना चाहूँ ना, मैंने जब ज्वाइन करी तो मेरे साथ थे 20,000 लोग बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, और आज अगर मैं पार्टी तारी छोड़ दूं तो मेरे पे 200 भी को नहीं। यो बड़ा जादू है, कोड डैमेज हो जावा है। वो डैमेज इसलिए करते हैं ना, एक तो देखो उनकी 1-2 चीजें हैं। कांग्रेस में किस चीज का नारा लगता है? कांग्रेस में लोग नारा लाते हैं सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका जिंदाबाद, हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र जिंदाबाद, ये चीजें ना जी। जबकि ये लगाते हैं भारत माता की जय, शुरू में भारत माता से करें आगे। हाँ। अच्छा, असली बात ये जो बाकी आए हैं ना, नेता की जयकारा लगा दे, रोक देंगे ना भाई मेरी नहीं बात। एक चीज और बताऊं जी, अभी जो नए लोग जो बीजेपी में आए हैं ना, अलग अलग पार्टी, भले वो किसी भी पद पर चले गए, उनको ये नारे भी नहीं लगाने अरे अब तक भी ढंग से। और जब तक ये भारत माता की जय वाले ये नारे ढंग से नहीं लगाती, इतने उसने पक्का भाजपा भी नहीं मानते। तो बीजेपी का फायदा क्या है बीजेपी को, कि आज उसने इतना मजबूत सिस्टम कर लिया। एक तो वो आर्थिक रूप से मजबूत होगी। आप बीजेपी के ऑफिस देखो, आप जिंद में बना हुआ है, लग्जरियस है, ठीक है, मतलब जैसे 5 स्टार होटल है, ठीक है। एक तरफ कांग्रेस देखो, कांग्रेस की तो ये हालात है, ताले लग रहे हैं। ताले भी छोड़ दो। एक बड़ी विचित्र बात बताऊं जी, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा, कांग्रेस ने हरियाणा में सबसे ज्यादा राज करे आज तक, करे ना। अभी 10 साल पहले भी कांग्रेस की राज थी। हरियाणा के कई जिले तो ऐसे हैं, कई जिले जिनमें कांग्रेस का ऑफिस ही नहीं है खुद का। बताओ आप, वो कहां बीजेपी का मुकाबला करेगी? माइक्रो मैनेजमेंट। बीजेपी ने एक एक चीज पर जो है डीपली अध्ययन किया है। आज बीजेपी में कोई भाग जाओ, कुलदीप बिश्नोई क्यों नहीं भाग रहा? कुलदीप बिश्नोई को कुछ नहीं दिया ना, उसने यूं बेरा बिक गया तो भी कुछ नहीं है। अच्छा, बीजेपी की एक खास बात और है, बीजेपी वालों, मैं अक्सर कहता भी हूँ बीजेपी ने, बे तारी जो ये राजा है ना, ये कांग्रेस और इनेलो के लोगों की देन है। तारा तो कुछ होता ही नहीं था। ठीक बात है। 70% तो कांग्रेस वाले आ रहे हैं धर्म, ठीक बात है। 20% चौटाला वाले आ रहे हैं जी, 10% नहीं तो ठीक है। ये बीजेपी क्या करती है, ये मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं जिस पर बहुत कम लोगों का दिमाग जाता है। बीजेपी दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ के ले आती है, और उनको तोड़ के लाने के बाद जितनी उसकी कैपेसिटी है ना, उससे बड़ा पद देते हैं। फिर वो कड़े जान जोगा कौन? वीरेंद्र सिंह जिंदगी में केंद्र में मंत्री कौन बना? उसको केंद्र में मंत्री बना लोहा इस्पात मंत्री। धर्मवीर सिंह जिंदगी में एमपी नहीं बना, लोकसभा चुनाव लड़ा था धर्मवीर ने, हार गया था, ठीक है, उसको तीसरी बार लगातार एमपी बना। रमेश कौशिक पूरी जिंदगी में कभी एमपी नहीं बना, कांग्रेस से आती 2 बार एमपी बना। राव इंद्रजीत को 3 योजना हो गई लगातार कैबिनेट मंत्री, मतलब कैबिनेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उसकी लड़की को बना दिया। किरण चौधरी कभी एमपी नहीं बन पाई, राज्यसभा का चुनाव लड़ा था उन्होंने, वो हार गई थी, ठीक है। किरण चौधरी ने राज्यसभा का चुनाव भी लड़ा था, 1 वोट से हार गई थी, उस बात का बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा जी, ठीक है। तब वो दिल्ली की राजनीति करती थी, और दिल्ली की राजनीति करते हुए यहाँ चौटाला की सरकार थी, और उनको यहाँ से चुनाव लड़ा था, और भाजपा ने कितना बड़ा पद दोनों को दे दिया। उसके बाद उसको राज्यसभा में भेज दिया, उसकी बेटी को मंत्री बना दिया। रणजीत चौटाला, कांग्रेस ने कभी उनको जो है इतनी वो तवज्जो नहीं दी, उसको एमपी की टिकट दी, 2 सरकारों में मंत्री, विभाग बिजली विभाग कितना बड़ा, ठीक है। अरविंद शर्मा रोहतक से एमपी बना, अब मंत्री बना रखा है सरकार में। विनोद शर्मा के लड़के को जो है सपोर्ट करके बढ़ा दिया।
तो बीजेपी में जो आता है, विनोद शर्मा की वाइफ शक्ति रानी शर्मा उसको एमएलए बना दिया, ठीक है। कहाँ जाके वो अम्बाड़ा की बजाय उसको कालका से बना दिया। रणबीर गंगुआ था, रणबीर गंगुआ का क्या सिस्टम था, कितना बड़ा उसको डिप्टी स्पीकर अब मंत्री बना दिया, बड़ा मंत्रालय मिला। कृष्ण लाल पंवार है जो 5 बार का एमएलए था, उसको चौटाला ने कभी मंत्री नहीं बनाया, इन राज्यसभा में भी भेज दिया। और पिछली सरकार में भी मनोहर की जो पहली सरकार थी उसमें मंत्री रखा, अगली बार वो हार गया, हारने के बाद उसको फिर राज्यसभा में भेजा, अब उसको कैबिनेट का इतना पावरफुल मंत्री बना रखे। राव नरवीर सिंह आया, उसको पहली मनोहर की सरकार में कैबिनेट मंत्री, अब फिर इतना पावरफुल मंत्री। तो ये जो दूसरी पार्टियों से आते हैं ना बीजेपी वाले, उसको पूरी चौधर देते हैं। इसके उलट देखो ही बाप, कांग्रेस में अगर कोई आदमी यूं आ जाता है ना दूसरी पार्टी छोड़ के, पूरे हिंदुस्तान में जब मोदी की इतनी आंधी थी, तो वीरेंद्र सिंह का लड़का ब्रिजेंद्र सिंह अपनी एमपी की कुर्सी छोड़ के कांग्रेस में आया था हिसार लोकसभा की एमपी की कुर्सी छोड़ के जी, ठीक, इकलौता आदमी ऐसा पूरा भारत का पहला था जी, उसको टिकट नहीं दिया गया, तो और कौन होगा? तो कितनी अचंभे की बात है, जो आदमी बीजेपी की भरी थाली, जिसका यूं पता ये फिर आऊंगे लोकसभा में, तो कोई डाउट थी नहीं भाई मोदी फिर आएगा, सबने पता था जी भाई इतना है भाई सीट कम आ जाएंगी, आना तो निश्चित था, और वो फिर भी वो छोड़ के, और उसको फिर भी आपने टिकट नहीं दी। लास्ट के 25-30 साल का अगर मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछूं, मुख्यमंत्री कामयाब कौन रहा? देखो सारे मुख्यमंत्रियों की अलग अलग क्वालिटी थी, अलग अलग कमियां रही हैं सबकी। हम बात करें चौटाला साहब, बात करें हुड्डा साहब, बात करें खट्टर साहब। देखो हम बलक ने अगर बात करें भजनलाल से शुरू करके, क्योंकि भजनलाल बंसीलाल, भजनलाल बंसीलाल, देवीलाल भी कह सकते हैं, देवीलाल जी, ये सारे जितने सीएम है ना आज तक के जी, ये सारे सीएम 1987 से लेके जी, सिर्फ आप राव वीरेंद्र को छोड़ दो जी, भगवत दयाल शर्मा को छोड़ दो जी, उसकी इन दो को छोड़ दो जी, इन दो के अलावा आज तक जितने मुख्यमंत्री बने ना हरियाणा में, वो 87 से आज तक सारे बन गए। 87 में चौरी देवीलाल बने, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला बने, बनारसी दास गुप्ता बने जी, मास्टर हुकम सिंह बने जी, चौरी भजनलाल बने, चौरी बंसीलाल बने, चौरी ओम प्रकाश चौटाला फिर बने, चौरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, मनोहर लाल खट्टर बन गए, नायब सिंह सैनी बन गए। हरियाणा के जितने मुख्यमंत्री बने ना जी, सिर्फ पहली 1.5 साल आप छोड़ दो, राव वीरेंद्र सिंह और भगवत दयाल जी को, और उनका जो है उनको छोड़, उनका कोई कार्यकाल में कोई खास था भी नहीं कुछ जी, ठीक है। उसके बाद ये सारे बन लिए। इसमें सबकी अलग अलग चीजें हैं, जैसे अब सबकी अलग अलग खासियत ये है। जैसे चौरी भजनलाल से अगर हम शुरू करें, ये तो बहुत ज्यादा लंबा इंटरव्यू, मोटा मोटी आपने यूं लगा भाई देखो सबसे तेज दिमाग, सब कुछ कुल मिलाकर निष्कर्ष निकाल के अगर एक आदमी का नाम लेना हो तो मैं वैसे तीनों लाल को साइड में कर रहा था, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, इन तीनों लाल को एक साइड कर रहा था भाई, इनसे हम ना कंपेयर करें। अभी चौटाला साहब हैं, हुड्डा साहब हैं, खट्टर साहब हैं। देखो अकेला तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि चारों जो है ना, नायब सैनी को भी जिसमें इंक्लूड कर लें, चारों की अलग अलग खासियतें हैं, अलग अलग कमियां हैं। अब मैं चारों की ये तो आपको बता सकता हूँ भाई ये खासियत है, ये कमी है। अच्छा एक का नाम इसलिए भी नहीं ले सकते, हरियाणा के लोग राजनीति के इतने मतलब चासड़ू हैं एक तरह से कि अगर किसी एक का नाम ले दिया ना तो वो फिर दूसरा नु कहेगा यार महाराज जो है ये तो फलाने का समर्थक है। आपने नलवादा इलेक्शन लड़ना है? नहीं, इलेक्शन तो एक माइनर चीज है, वो तो बहुत माइनर है। मेरा जो उद्देश्य है ना मेरे जीवन का, वो ये है कि नेता कौन होता है। नेता वो होता है जो समाज को लीड करे। चुनाव जीतना हारना वो नेता नहीं है, चुनाव लड़ना ना लड़ना उसने भी कोई नहीं पूछता, केवल और केवल कि एक लीड करे। और लीड का मतलब ये नहीं भाई अकेला चुनाव लड़ना है। समाज को आज हम यहाँ जो बात बता रहे हैं इसमें से इतनी लंबी हमारी डिस्कशन में अगर एक आदमी के भी ये समझ में आ गया कि वास्तव में हमें उस आदमी को वोट देना चाहिए जिसकी हम हाथ पकड़ के ये कह सकते हैं भाई ये जायज काम है, ये करवा तू मेरा, क्यों नहीं करवा रहा, तो भी हम जो है कामयाब हैं। बात वो है दूरदृष्टि। अच्छा, एक आपकी मैंने लाइन सुनी थी जी, कहीं आपका इंटरव्यू चल रहा था जी, आप ये कहते राम कुमार गौतम जी ने किसी रैली में सुने, मैंने आपसे नहीं बहुत लोगों से सुनी, लेकिन मैंने उसकी वो डिटेल कहीं मिली नहीं ऐसी कि राम कुमार गौतम ने अपने भाषणों में अक्सर ये कहते थे कि भाई चाहे तो मेरा गोसा दे दियो और चाहे मेरी वोट दे दियो, लेकिन ऐसा उन्होंने कहीं कहा नहीं। देखो यूं है, मैं बताऊं आपको, आज सोशल मीडिया का जमाना है जी। आज तो कोई नेता कोई बयान देता है ना तो वो 1 मिनट में वीडियो बन के हर आदमी के जेब में फोन है और उसके बाद वायरल हो जाता है। जैसे नारनौंद में जस्सी पेटवाड़ की एक रैली में एक पुट्ठी के एक बुजुर्ग ने एक
बात बोल दी, और वो बात इतनी उसका वो होया कि उसके बाद कांग्रेस का राज चला गया, खत्म ही होगी वो, होगी ना जी, उसे एक छोटी ही बात से। अरे एक आम आदमी था, उसका तो कोई लेना देना भी नहीं था, ठीक, वो फिर बहुत बड़ी बात बनी जी। जो ये बातें अकेले राम कुमार गौतम की नहीं है, बहुत नेता इस तरह से आज से 10, अब तो ये ठीक आधुनिकता का युग, अब तो आदमी एक शब्द भी बोलता है रिकॉर्ड है तो भी वो सोच के बोलता है जी। उससे पहले तो लोग खूब बोला करते। और राम कुमार गौतम ने जो ये बात आप कह रहे हो, ये नारनौंद में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। हो सकता है गौतम साहब इस बात को ये कहें कि भाई मैंने नहीं बोली। अब गौतम साहब तो एक बात और भी बोलते हैं, पिछले कई चुनाव में तो मैं सुन रहा हूँ जी कि भाई ये मेरा आखिरी चुनाव, इसके बाद नहीं लड़ूंगा, फिर ये तो सुना है मैंने, फिर लड़ लेते हैं जी। तो उन्होंने ये बातें कही हुई हैं, अब वो ना मानने, आपने सुनी है? नहीं, मैंने खुद ने सुनी है। मेरा नानका है बदावड़ गांव में, अच्छा, ठीक है, बदावड़ गांव उस समय जो है नारनौंद हल्के में था, और अब वो बदावड़ गांव है उकलाना हल्के में, तो वहां भी उन्होंने कही है। और ये बातें वो नहीं, बहुत नेता इस तरह कह देते हैं, जो बार बार चुनाव हार जाता ना कोई नेता, तो वो आखिरी में क्या कहता है, भाई या तो कोसे दे दियो या वोट दे दो यार। क्योंकि तब तक है ना, गौतम साहब लगातार चुनाव आ रहे हैं। वो पहला चुनाव कब जीते जिंदगी का? 2005 में। 2005 से तो पहले जीते नहीं, उन्होंने सफेदों से भी लड़ा था, लोकसभा का भी लड़ा था, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। नारनौंद से तो उन्होंने अनगिनत चुनाव लड़े, ठीक है, और थक हार के वो 2005 में उनकी लॉटरी लगी। और 2005 में जब लगी, वो सुन लो, वही बड़ा विचित्र वाक्य है, बीजेपी के 2 एमएलए जीते थे, उनमें एक राम कुमार गौतम और एक हसनगढ़ हल्का होता था, जिसका पार्ट किलोई में है, जिसको हुड्डा गढ़ बोलते हैं ना लोग। उस हुड्डा के गढ़ में हसनगढ़ से बीजेपी का जीता था नरेश मलिक, और वो नरेश मलिक अब दिवंगत हो चुके हैं, मतलब वो नरेश मलिक जीता था। उसके बाद राम कुमार गौतम बीजेपी विधायक दल का नेता भी बना, ठीक है। गौतम साहब के तो बहुत किस्से हैं, लेकिन वो किस्से ये हैं कि ऑन कैमरा नहीं है कोई चीजें, पुराने हैं वो किस्से, पुराने उस टाइम पे कह दें, अच्छा चलते चलते भी कुछ भी कैसे कहते, बिल्कुल ये जर्नली बातें हैं, वो नहीं, बहुत नेता कह रहे हैं, बहुत नेता कह देते हैं इस तरह की बातें। जो आदमी बार बार हार जाता ना, वो थक हार के क्या करेगा, आखिरी में वो यूं ही कहेगा। ये बात तो देखो, हुड्डा साहब की बातें चर्चाएं में चली थी, भाई मैं आखिरी इलेक्शन है, ऐसा कुछ कहा, बहुत नेता कहते हैं, हुड्डा साहब के बहुत नेता। ये तो बातें, अब यूं तो ये चीज भी है, सुन लो, चौरी ओम प्रकाश चौटाला का भाई रणजीत चौटाला जी, वो चुनाव लड़ता है रानिया से, ठीक है, और रानिया से पिछले 4 चुनाव उन्होंने लड़े, चौटाला उनके खिलाफ थे, ओम प्रकाश चौटाला। वो उनकी टक्कर में हर बार छोटे छोटे प्रत्याशी जिनका बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक वजूद ना हो, उनको खड़ा कर देते। एक बार कृष्ण कंबोज को कर दिया, एक बार रामचंद्र कंबोज को कर दिया जी। और लगा, वहां की एक बड़ी खास बात है, सिरसा में आप जब कभी जाओगे, हर आदमी ये कहेगा कि रणजीत चौटाला 59 महीने और 20 दिन तो चुनाव जीतते रहते हैं। 60 महीने हैं, 59 महीने और 20 दिन तो चुनाव जीतते रहते हैं, आखिरी के 10 और लास्ट के 10 दिन में चुनाव हार जाते हैं। और वो क्यों हार जाते हैं जी? वो आखिरी में एक जनसभा ओम प्रकाश चौटाला वहां करते, और वो केवल इतना कहते और कुछ नहीं। अब क्या पता वो भी ऑन रिकॉर्ड ना हो। वो ये कहते, भाई हमने थाने में, मतलब जिले थाने में एसएचओ चाहिए, सिपाही चाहिए, लोगों ने एसएचओ चाहिए ना। तो अगर यू कृष्ण तो जीतेगा, रामचंद्र जीतेगा तो मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, एसएचओ मैं हूँ। और जय रणजीत जीतेगा तो भूपेंद्र हुड्डा या भजन लाल और बनेंगे। समझे बात? मैं 10 दिन में लुटिया डूब जाती है बस। अब उन चीजों को वो बहुत नेता कहते हैं इस तरह से। अच्छा, आने वाले सालों में क्या भाजपा और मजबूत होती जाएगी? देखो, जो कांग्रेस हुड्डा की जो हालात आज है जी, कांग्रेस कहीं संघर्ष नहीं कर रही, बीजेपी लगातार लोगों के बीच में है, और चौटाला आज का आपस में जो है नहीं कोई सिस्टम बन पा रहा। अब अभय सिंह चौटाला एक उभर सकते हैं, लेकिन वो उभरेंगे तब जब वो मेहनत करेंगे। अब वो मेहनत कर नहीं पा रहे, क्योंकि उम्र तो उनकी भी लगातार बढ़ रही है, घुटनों में कमर में दर्द, 60 साल से ऊपर के हो गए वो, तो देखो उम्र उनके भी बढ़ती जा रही है। तो अब वो कितना संघर्ष कर पाएंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि बीजेपी जिस ढंग से चल रही है, बीजेपी क्या कर रही है, देखो ये अगर इन्हें लो जज्बा इकट्ठी हो जाए तो इतना है कि हुड्डा साहब से नहीं, इकट्ठी हो जाए तो अंग असेंबली आ सकती है, जिसमें इनकी फिर लॉटरी लग सकती है। अंग असेंबली आ जाएगी, मतलब 15 सीट आ जाएंगी, क्योंकि जब हरियाणा प्रदेश में जब भी अब क्षेत्रीय पार्टी जब मजबूत हो जाती है ना, तो अंग असेंबली बन जाती है। जैसे पिछली बार बनी 10 सीटों का खेल था, 10 सीटें जेजेपी की आई तो अंग होगी जी, ठीक है। इस बार क्या था
अगर ये इनेलो या ये जेजेपी की अगर 5-7 सीट आ जाती तो इस बार भी आएंगे। तो आपके हिसाब से एक होने चाहिए? होने चाहिए, लेकिन राजनीति में लगता नहीं, क्योंकि राजनीति में क्या है कि जो नेता के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं ना जी, वो इकट्ठा नहीं होने देते। वो क्यों नहीं इकट्ठा, हुड्डा साहब क्यों आ रहे, इसी से रिलेटेड चीज है जी। मैं खुद उस चीज का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं एक दिन वहां बैठा था जी, उनकी कोठी पे, तो वहां एक एक्स एमएलए हैं। वो एक्स एमएलए हुड्डा साहब को ये बोले कि हुड्डा साहब आप नारा दो अब की बार 87 पार। मेरे मुंह में एकदम निकल गई, माँ जी फिर 3 कौन सी हारोगे, 90 पारे दे दो सीधा। भाई जब हमें 87 का कॉन्फिडेंस है तो फिर 3 में की रोल है। वो लोग जो नेता के चारों तरफ घूमते हैं ना, अब समस्या कहाँ है। मान लो अब सिंह को आगे कर दिया तो जो आज अजय और दुष्यंत के इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो क्या करेंगे, उनकी रेरे माटी होगी। अगर अजय सिंह को आगे कर दिया तो जो सारा दिन अभय सिंह को मुख्यमंत्री बना के सोते हैं वो फिर कहाँ जाएंगे। जो अभय सत्य का जो डायलॉग बना रहे हैं, वो डायलॉग तो कोई नेता की में बना लो। सत्य तो आप एक बात बताओ भाई, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें वो सत्य भी मिलते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल की तरफ बस। अब बड़ोले साहब पे जो आरोप लग रहे हैं जी, उसमें कितनी सत्यता है या साजिश है? देखो सत्यता तो इन चीजों की जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी या जो माननीय अदालत है, ये तो राजनेता वाला जवाब दे दिया मैं बताऊं आपने, वो करेंगी जी। क्योंकि सत्यता तो देखो या तो बड़ोली साहब बता सकते हैं जी, या वो जो महिला है वो बता सकती हैं या कोई उसमें गवाह है वो बता सकते हैं। लेकिन इतना है कि जिन जिन नेताओं पर, बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूँ, जिन जिन नेताओं पर इस तरह के आरोप अपने सार्वजनिक राजनीतिक जीवन पर लगे उनमें से ज्यादातर की राजनीति तहस नहस और खत्म हो गई। बाबू जगजीवन राम एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जिनको देश का प्रधानमंत्री बनना था निश्चित, उन्हीं का नाम था। और बनने से जब ये था भाई ये आज बनेंगे जी, उससे एन पहले उनके बेटे का कोई फोटो वायरल हो गया। सरदार आत्मा सिंह गिल जो सिरसा से सांसद थे 2005 में, उनका भी एक इसी तरह से एक वीडियो आ गया, टिकट कट गई। ठीक है, उसके बाद रमेश कौशिक, इसी बार की बात है, ठीक है, एंड टाइम पे आ गई, टिकट कट गई। वही चीज अब बड़ोली साहब का निश्चित था बीजेपी का दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनना जी, क्योंकि उन्होंने अपनी एमएलए की सीट छोड़ दी थी जी, और वो नायब सैनी के इनके खासम खास भी थे जी, निश्चित था बनना। लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब उनको रिपीट किया जाएगा, क्योंकि तो कोई भी साजिशन ऐसा हुआ। देखो कई चीजें, मामला 1.5-2 साल पुराना है। एक एंगल तो ये है कि मामला पुराना है। दूसरा देखो जो कोई कसौली तक जो घूम के आता है, कोई वो ये तो है नहीं भाई कोई बच्चा है जिसको जानबूझ करके कोई आदमी ले जाएगा, वो चाहे बड़ोली साहब और चाहे कोई और भी हो। ठीक है, अगर कोई आदमी कसौली तक घूमता है, मेरे ख्याल में तो हरियाणा के 1% लोगों को ये पता हुआ है कसौली है कहाँ। हाँ, मैं भी आज तक गया नहीं। हाँ, मतलब 1% लोगों को मुश्किल से पता होगा। तो जो वहाँ गए हैं ये तो है नहीं कि वो अनमेच्योर हैं। अब उसमें मामला ये है कि जिस ढंग से वो अमित बिंदल का भी नाम जुड़ा है उसमें, कहीं ना कहीं रॉकी मित्तल का भी है, तो ये मामला देखो राजनीतिक आदमी है तो कहीं ना कहीं राजनीति से ओतप्रोत तो कोई भी चीज हो। अच्छा, हम भी यहाँ चर्चा नहीं करते अगर वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते। ठीक बात है। इस तरह के आरोप क्या पता नहीं कितने लोग जेलों में भी जाते हैं इस तरह के मामलों में, नहीं करते ना चर्चा। सही बात है। केवल इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डेजिग्नेशन बढ़ा बस। तो अगर वही मोहनलाल बड़ोली आज से 10 साल पहले कोई ऐसी बात होती, कोई चर्चा नहीं थी, तो कौन जानता था, पता ही नहीं था लोगों ने कौन है बड़ोली। लेकिन अब वो पद पे हैं। हाँ, इसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगा, एक तो उनको नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर उन पर आरोप गलत साबित होते हैं, भाई आरोप वो जो है कहीं किसी साजिशन है, तो जिसने करवाए उनको जो है सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई किसी को बदनाम कर देगा। ठीक है ना, उन पर गंभीर से गंभीर जो कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इनका कहीं कोई मामला है तो वो तो दूध का दूध। अच्छा, इसमें विवाद भी कहाँ फंस रहा है जी। असली जड़ क्या है कि अब हिमाचल प्रदेश, इसको राजनीतिक एंगल से क्यों देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अगर हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार होती तो एक अलग एंगल होता, हरियाणा में कांग्रेस की होती और वहां भी कांग्रेस की होती तो एक अलग एंगल होता। अब बहुत से बीजेपी के लोग, मेरी भी कईयों से बातचीत होती, वो ये कहते हैं भाई हिमाचल में कांग्रेस की सरकार इसलिए करा दिया। ठीक है ना, एंगल कई हैं, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन इतना है कि इसमें मैं एक तो ये समझ रहा हूँ
कि बड़ौली साहब को मीडिया ट्रायल नहीं करवाना चाहिए। वो खुद करवा रहे हैं या लोग जानबूझ के कर रहे हैं। जैसे अब उनके समर्थन में जगह जगह ब्राह्मण समाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जगह जगह जो बीजेपी के उनके खासम खास सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। मतलब क्यों आप मामले को उछाल रहे हो? मामले तो खुद बड़ौली साहब भी उछलवा रहे हैं, क्यों उछलवा रहे हैं? जो मतलब वो तो देखो ना, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनने कोई फैसला करना, ना जो भाजपा उनके समर्थन में लिख रहे हैं उनने कोई फैसला करना। वो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होनी है और उसके बाद अगर पुलिस क्या करती है फिर कोर्ट में जाना मामला। मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। अच्छा, ईवीएम में भी कोई सेटिंग होती है क्या? कांग्रेस वाले क्या करना अक्सर जी? देखो मैं तो मानता नहीं, मतलब वैसे ही है। देखो मैं ये इसलिए नहीं मानता। ईवीएम को कौन लिया देश में? जब ईवीएम से चुनाव हुए 2014 में कांग्रेस का राज था, जब मोदी जी आए तो ईवीएम से हुए थे चुनाव। सब ने, पूरे देश ने ईवीएम से वोट डाले थे। तब कांग्रेस ने क्यों नहीं सेट की? मोदी क्यों आया? उस समय तो बीजेपी का राज था ही नहीं। अगर ये सेटिंग ही हो रही है तो उस समय कांग्रेस वाले ने क्यों नहीं करी? दूसरी बात, मान लो आज मोदी इसमें सेटिंग कर रहे हैं, जो कांग्रेसी बोल रहे हैं बहुत से, तो कांग्रेस वाले चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? उनको तो ये कहनी चाहिए, पूरे देश में एक मूवमेंट खड़ी करनी चाहिए। मूवमेंट तो 1 मिनट में खड़ी हो जाती है। अन्ना हजारे का आंदोलन देखो आप, हार्दिक पटेल एक युवा 25-30 साल का जिसको कोई नहीं जानता, और उसने आप देखो गुजरात में कितनी बड़ी मूवमेंट खड़ी कर दी थी। जो पटेल आंदोलन हुआ कितनी बड़ी मूवमेंट खड़ी हो गई थी। तो ये कांग्रेस वालों ने एक मूवमेंट ये खड़ी करनी चाहिए, भाई ये ईवीएम जब तक रहेगी देश में हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। बनता रहो मोदी। ओके, जब कोई फार्म में नहीं भरेगा तो इसमें ये तो हार जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हार गए तो हार गए, लोगों ने वोट नहीं दिए, बात खत्म। जब दीपेंद्र हुड्डा जीते तो वो ईवीएम ठीक थी, या कुमारी शैलजा जीती तो ईवीएम ठीक थी। ये चीज अब ये जो 37 जीत रहे इनके, उन 37 में ईवीएम ठीक थी। आपको एक और बड़ी गजब इसी ईवीएम पर बात याद है जी। जहां जहां कांग्रेस आ रही है वहां के तो प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ गड़बड़ हुई है। कह रहे हैं ना? कह रहे हैं बहुत से। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ईवीएम में 99% बैटरी थी, फलाना थी, दिखड़ा थी। जितने जीतते हैं 37, उनमें तो किसी का ये बयान आया है कि भाई मैं तो 50,000 तक जीतना था, मैं जीतता हूँ 20,000 तक, मेरे भी आड़े ईवीएम में 99% थी बैटरी। यह बात सही कहा, किसी ने कही है? किसी ने नहीं कही है। तो फिर वो बात है कि हमारा जो है ये कोई सिस्टम थोड़ी है। अच्छा, जगदीप शर्मा के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? अच्छी बुरी जो भी आपके दिमाग में? देखो अच्छी बुरी तो क्या है, मैं तो ये कहता हूँ भाई ये एक जीवन है, मेरी तो एक ही सोच है। मैंने चैनल जब शुरू किया था जींद बाई इलेक्शन में, मुझे ध्यान है उस जींद बाई इलेक्शन में मैं भी वहाँ एक बहुत बड़े रोल में था, ठीक है। और तब उससे पहले हरियाणा में यूट्यूबर का कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं था जी, ठीक है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आदमी अगर जिंदा है जी तो जिंदा दिखना जरूरी है। अगर आज हम कुछ हैं, हमारे अंदर कोई कैलिबर है, कोई कैपेसिटी है, तो फिर करना चाहिए, क्या दिक्कत है? आज एक चीज आप ये बताओ, 2019 से पहले जी जगदीप शर्मा को कितने लोग जानते थे? कोई नहीं जाना था। और आज जगदीप शर्मा को कितने जानते हैं? ठीक जाना है, बहुत कुछ हासिल किया ना जी। और वो हाँ इतना जरूर है, मेरा ये मानना है कि कोई भी फील्ड हो, अपनी जिस भी फील्ड में हम हैं उसके साथ न्याय करो, ठीक है। और जितनी अपन जानकारी है केवल उतना बताओ, उससे फालतू मतलब बातें करो है ना। उड़ता तीर कभी लेना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। फिर मैं तो कभी नहीं लिया। अगला क्या आपने ऐसा नहीं लिया तो सुन लो, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। आप जिस टाइम पे आपने शुरू किया जी, उस टाइम पे आपके समय में कुछ एक लोगों ने और भी शुरू किया, ठीक है। आज आप उनका सिस्टम देखो और आज आप अपना खुद का देखो, उसी से आप अपना आकलन लगा सकते हैं और जितने दर्शक वो भी लगा सकते हैं। मैंने आपकी एक खास बात ये लगी, एक दिन बहुत दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू सुना था आपका, बहुत दिन पहले, तो उसमें आपने ये बात कही थी, किसी नेता का आप इंटरव्यू कर रहे थे, ये तो मुझे नहीं ध्यान किसका कर रहे थे, भाई मैंने राजनीति का कोई ज्यादा पता नहीं है, ठीक है। भाई मैं अगर कोई सवाल गलत भी पूछ लूं तो कोई बात नहीं, मैं जो है ज्यादा ही मेरे को नॉलेज नहीं है जी। पता नहीं आप किसका कर रहे थे, वो मैंने देखा था। तो आदमी को जितना ज्ञान हो आपको उतना करना चाहिए। अब कई आदमी क्या है कि उनको पता कुछ होता नहीं और पता नहीं क्या बोल देते हैं। अब बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत से जी। इलाहाबाद में बाई इलेक्शन हुआ जी, ज्यादातर ये बोलते थे कि इलाहाबाद के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल, कौन से पूछे वो कौन सी साल में बना था इलाहाबाद से, ज्यादातर ये बोलते हैं, बहुत ज्यादा आज भी बोलते हैं अब भी, कि बारडा के पूर्व विधायक रणबीर सिंह महिंद्रा
जो बंसीलाल के बेटे हैं, जबकि वो बारडा से कभी एमएलए बने ही नहीं। उन्हें 3 चुनाव लड़े, बारडा से 3 हारे। 3 आ रहे हैं वो। उन लोगों को ये पता ही नहीं भाई मुंडाल से बना था, उसका मुंडाल का नाम में का कौन बेरा हुआ। तो इसमें तो ये फील्ड ऐसी है, निरंतर सीखते रहना पड़ता मैं भी ये नहीं कहता कि भाई मन ने सब कुछ पता है जी, लेकिन आदमी को निरंतर सीखते रहना चाहिए। और जितना पता है जी जो सही, मतलब 99% जो बात सही ध्यान हो जी, वो बोल दे, जिसका नहीं पता हो टाल कर दे। इसमें तो लगे रहो किसी ना किसी दिन, और किसी ना किसी दिन की आज भी आपका तो बड़ा नाम हो रहा है। अरे सर, जो हरियाणा के नहीं, देखो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, जो हरियाणा के गिने चुने लोग हैं जी, उनमें एक नाम तो आपका है, इसमें कोई नो डाउट। लेकिन उसके लिए ये है कि पहले तो आदमी को नाम बनाना पड़ता है, और जब नाम बन जाता है तो वो ये देखना पड़ता है ये नाम खराब ना हो जाए। ठीक है ना, नाम खराब 1 मिनट में हो जाता है। चंद्रमोहन चौधरी भजनलाल का बेटा था, ठीक है, और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, और एक ऐसा मामला हुआ उसके बाद राजनीति खत्म। उसके बाद अब उभरे हैं, अब भी ठीक है, कांग्रेस की हवा में जीत गए। जी। तो इसमें मतलब मेरा ऐसा कहना है कि आदमी ने ये करना चाहिए कि काम ऐसा करो, मैं एक बात कहता हूँ सबको, कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए। क्या बात है, ठीक है ना, एक ये बनना है भाई। ठीक है, चलो जी, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत धन्यवाद। जी जी। तो भाई इतना लंबा इंटरव्यू तो अभी तक हर किसी का हुआ नहीं है, लेकिन कितने मिनट का होगा? 1:13 लंबा तो मैं चाहे सारा दिन बुला लो इतनी के 1.25 घंटे का इंटरव्यू भाई, और अभी तक हर 1 घंटे के तो हुए, 1.25 घंटे का नहीं हुआ था। तो भाई यो इंटरव्यू आपने किस लगे? इंटरव्यू लंबा करने का मकसद इसलिए था क्योंकि सच में मैं सीखना चाहूँ ये बात, और भाई साहब के पास लॉट्स ऑफ नॉलेज है, तो भाई आप फायदा उठा लें इस बात का। तो ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।